साथ सलमा है और अंसर है। सलमा मेरे साथ पीएचडी भी कर रही हैं फ़ास में और अंसर रिसर्च असिस्टेंट हैं। उस प्रोजेक्ट पे दोनों आगा खान हॉस्पिटल के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। सो कुछ सेशंस आपके मैं करूँगा, कुछ सलमा करेंगी, जो हैंड्स ऑन हैं वो सलमा और अंसर करेंगे। तो इट विल बी अ टीम एफर्ट। तो जैसे आज कुछ इंट्रोडक्टरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं कवर करूँगा, तो कल इंशाल्लाह सलमा जो हैं फिर उस पे आपको हैंड्स ऑन करवाएँगी। सो गुड टू सी यू ऑल। और भी हैं कोई लोग अभी आने हैं किसी ने या बस आप लोग ही? ओके, सो जस्ट टू गेट एन आइडिया आप लोगों का बैकग्राउंड अगर थोड़ा-सा मुझे बता दें। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर थोड़ा-सा बैकग्राउंड मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस बैकग्राउंड के लोग। कॉमर्स यूनिवर्सिटी, वो दोनों भी कॉमर्स के पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, आपका? नमन यूनिवर्सिटी से। जी, ओके। अभी कर रहे हैं? अभी आप किस सेमेस्टर में? बहुत अर्ली है आपके लिए। जी, कहाँ से? सॉरी? नमन यूनिवर्सिटी। आपका? कर रही हैं अभी आप? किस सेमेस्टर में? 6 में। लेकिन आपने तो कुछ मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ी होगी? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ ली हुई है? ओके। जी, आपका? कहाँ से? काजी यूनिवर्सिटी से। अभी आप कर रही हैं बीएस? हो गया है? अच्छा, अच्छा। जी, आपका? सॉरी? डीआईटी क्या चीज़ है? डिप्लोमा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अभी क्या कर रहे हैं? आप जॉब कर रहे हैं? कहाँ से? अच्छा, वहाँ से कर। हाँ जी, आप? सॉरी? बीएसएससी कहाँ से? कर लिया आपने? पेशावर से? अच्छा, जी, आपका? कहाँ से कर रहे हैं? ओके, ओके और आपका? चलें, ओके गुड दैट्स काफ़ी ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कंप्यूटिंग के बैकग्राउंड के ही हैं 2 बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइड के हैं, तो बाकी तो एआई या एससी या इसी एरिया के हैं। सो स्लाइड्स अगर काइंडली ऑन कर दें। ओके, सो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें शायद आप में से कईयों को आइडिया भी हो, कुछ चीज़ें शायद नई भी हों। एक तो खैर मशीन लर्निंग का ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे, एंड टू एंड पाइपलाइन कैसी बनती है किसी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो आप विजन का प्रॉब्लम ले लें, एनएलपी का ले लें, स्पीच प्रोसेसिंग ले लें। कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग के हवाले से बात करेंगे, फीचर स्केलिंग, वन हॉट एन्कोडिंग। फिर रिग्रेशन पे हम डिफरेंट बात करेंगे जिसमें डिफरेंट रिग्रेशन के तरीके हैं। उनकी हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएँगे, बट जस्ट इट्स जस्ट एन ओवरव्यू बेसिकली। और आखिर में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और फिर कल इनकी आपको एग्ज़ाम्पल्स सलमा जो हैंड्स ऑन इनकी आपको करा देंगे। सो मशीन लर्निंग वैसे तो आप लोगों को कइयों को आइडिया होगा कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? आप क्या कहते हैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? हाउ वुड यू डिफाइन मशीन लर्निंग? जी, ओके। और कोई अगर इसके लिए दैट्स वेरी वैलिड स्टेटमेंट। और भी अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे मशीन लर्निंग। ओके, ओके, ओके। जो स्पेसिफिक तरीके हैं वो तो हम अलहदा से वो तो मतलब मशीन लर्निंग का कह लेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स बन जाते हैं रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन। लेकिन जो आपने बात की वो कि वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो बेसिकली एक ख़ास किस्म की लर्निंग है। मशीन लर्निंग सिर्फ लेकिन वो एक ख़ास किस्म की लर्निंग है जिसको हम इंडक्टिव लर्निंग कहते हैं, जब एग्ज़ाम्पल से लर्न करते हैं। लेकिन बेसिकली जो इन्होंने टर्म यूज़ की पैटर्न रिकग्निशन, तो बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने स्टार्ट की थी। और अगर आप देखें कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ? कोई नहीं? तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम्स का, जो फीडबैक लूप पे की बेस पे आप सिस्टम को चेंज करते हैं। तो वो आपको काफ़ी मिलता-जुलता लगेगा न्यूरल नेटवर्क से। सो स्टार्टेड
इट वाज स्टार्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और उन्होंने इसको पैटर्न रिकग्निशन का नाम दी। और पैटर्न रिकग्निशन जैसा तो नाम से ज़ाहिर है कि मतलब देयर आर पैटर्न्स जो आपने रिकग्नाइज़ करने। और बहुत सारे पैटर्न्स तो ह्यूमन्स देख सकते हैं, मतलब दे आर वेरी ऑब्वियस टू ह्यूमन्स, राइट? लेकिन बहुत सारे फिर डेटा में हिडन पैटर्न्स होते हैं जो ह्यूमन्स उस तरह डायरेक्टली नहीं देख सकते। मतलब अगर आप कहें कि हम हमारे जो विज़न है उसका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है, आप सारा स्पेक्ट्रम तो नहीं देख सकते। लेकिन कंप्यूटर को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? वो तो उसको आप इमेज देंगे, अब उसमें जिस भी इंटेंसिटी की वैल्यू पड़ी है वो उसको देख सकता है और उसको परसीव कर सकता है, राइट? लेकिन ह्यूमन्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे हिडन पैटर्न्स हैं जो ह्यूमन्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डेटा में। उसके लिए जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जो टाइम चाहिए और जो देखने की कैपेबिलिटी चाहिए वो ह्यूमन्स में अक्सर नहीं होती। सो वो हिडन पैटर्न्स बेसिकली हम चाहते हैं कि मशीन्स लर्न कर लें, वो भी पैटर्न लर्न कर लें जो ह्यूमन्स करते हैं। सो बेसिकली मशीन लर्निंग जब कंप्यूटर साइंस वालों ने इस चीज़ को लिया तो उन्होंने इसको मशीन लर्निंग का नाम दे दिया। वही पैटर्न रिकग्निशन, सो अल्टीमेटली इस पैटर्न रिकग्निशन लेकिन मशीन लर्निंग आ गई, इसमें लर्निंग का वर्ड आ गया और लोगों ने फिर इसको कहा कि मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। और लर्निंग के फिर एक से ज़्यादा तरीके, आप एग्ज़ाम्पल से भी लर्न कर सकते हैं और तरीकों से भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर हम यहाँ पे जो बात करेंगे ज़्यादा वो एग्ज़ाम्पल से ही लर्न करेंगे, मुख्तलिफ तरीकों से, कि हम एग्ज़ाम्पल से किस तरह लर्न कर सकते हैं, इसको हम इंडक्टिव लर्निंग बेसिकली कहते हैं। So basically, why do we need machine learning? The basic aim is the same. जो पर्पस है वो यही है कि आप कोई हिडन पैटर्न्स ढूंढना चाहते हैं डेटा में जो ह्यूमन आई परसीव नहीं कर सकती या ह्यूमन माइंड उसको परसीव नहीं कर सकता। दे आर हिडन पैटर्न्स। और और उसके अलावा वो पैटर्न्स भी जो ह्यूमन परसीव कर सकते हैं वो भी हम चाहते हैं कि मशीन लर्न करना शुरू कर दें। सो यहाँ पे अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली इन 3 एस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट से बात करेंगे मशीन लर्निंग के। हम वैसे तो जिससे हमने बात की, एक इंडक्टिव लर्निंग है, डिडक्टिव लर्निंग होती है। डिडक्टिव लर्निंग आप लोगों ने को आइडिया है व्हाट इज़ डिडक्टिव लर्निंग? एक इंडक्टिव लर्निंग है जो एग्जांपल से आप सीखते हैं, फिर एक डिडक्टिव लर्निंग होती है। कैन एनीबॉडी टेल के व्हाट इज़ डिडक्टिव लर्निंग? वैसे आप सबने की होगी, लेकिन वो शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा करते हुए कि हम ये डिडक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। सॉरी? नहीं, वो तो इंडक्टिव लर्निंग है। जहाँ पे भी आप एग्जांपल से लर्न करेंगे दैट इज़ इंडक्टिव लर्निंग एंड दैट इज़ द वे ह्यूमन्स लर्न। ठीक है ना? मतलब ह्यूमन जो है वो, हम जो कहते हैं हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो एक्सपीरियंस इज़ ऑल बेसिकली जो आपका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आपके माज़ी में कुछ हुआ है या आपने दूसरे को देखा उसके साथ कुछ हुआ है, या आपने कहीं पढ़ा है या आपने कहीं सुना है, राइट? वो सारी एग्जाम्पल्स हैं, उनसे आप लर्न कर रहे हैं, राइट? बट देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ लर्निंग व्हिच इज़ डिडक्टिव लर्निंग। वो और ह्यूमन जो है या न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम अल्टीमेटली आजकल उन्हीं का वही बज़वर्ड है, सारे मॉडर्न जो लर्निंग सिस्टम है वो न्यूरल नेटवर्क पे ही बेस करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन वो भी एक न्यूरल नेटवर्क ही है एक तरह का। ये जो डिडक्टिव लर्निंग है ये भी इंडक्टिव लर्निंग से करते हैं। मतलब डिडक्शन भी जो है वो भी एग्जाम्पल से सीखते हैं। लेकिन डिडक्शन की आप मुझे वैसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, की सबने होगी। अगर आपको फ़ील नहीं भी हुआ होगा करते हुए तो आपको नहीं की होगी डेफ़िनिटली। लेकिन व्हाट कुड बी डिडक्शन और डिडक्टिव लर्निंग क्या हो सकती है? नहीं, नहीं, अब एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल्स हमारे पास इंडक्टिव लर्निंग में, तो हम यहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं इंडक्टिव लर्निंग, लेकिन इन वैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि लर्निंग कोई एक तरह की लर्निंग नहीं है, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं। स्पेशली जब से ये डीप लर्निंग आई है तो लोगों ने लर्निंग को सिर्फ़ उस एस्पेक्ट से देखना शुरू कर दी। बट देयर इज़ अ वेरी अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और अंडरनीथ उसके नीचे भी सारी डिडक्शन ही है। मतलब ये नहीं है कि डिडक्शन कोई इससे कोई टोटली अलग चीज़ है। जो हम यहाँ पे सारे मॉडल बना रहे होंगे उनके नीचे भी डिडक्शन ही हो रही है कोई, वो इंडक्शन नहीं हो रही। इसलिए हर इंडक्टिव जो टेक्नीक है, एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे लर्न करते हैं उसके पीछे एक होता है व्हिच इज़ नोन एज़ इंडक्टिव बायस। और ये इंडक्टिव बायस यूज़ होता है डिडक्शन में। तो डिडक्शन बेसिकली जो डिडक्टिव लर्निंग है, जो डिडक्शन है, वो मैथ में हम करते हैं। मतलब मैथ में जब प्रूफ करते हैं, इट्स ऑल डिडक्शन। ठीक है? आंसर हमारे पास मैथमेटिशियन है, ये हमें ज़्यादा बेहतर बता देंगे। मैं तो मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन उसमें हम सारी डिडक्टिव तरीके से ही चलते हैं, प्रूफ का एक मैकेनिज़्म है।
अगर आप एआई की बुक उठाएँगे तो आपको टर्म नज़र आएगी सिलोजिज़्म। सिलोजिज़्म टर्म सुनी हुई है आप लोगों ने? तो सिलोजिज़्म बेसिकली जो एरिस्टोटल ने तरीका बताया था कि आप एक प्रूफ कैसे करते हैं, राइट? प्रूफ तो आप लोगों ने किए होंगे मैथ में, डिस्क्रीट मैथ में किए होंगे प्रूफ। कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसको डिस्प्रूव किया होगा, कोई एसेंशियल स्टेटमेंट है उसका कोई प्रूफ दिया होगा। ये किए हुए आप लोगों ने चीज़? डिस्क्रीट मैथ्स तो सबने पढ़ा होगा कहीं न कहीं, ठीक? सो दिस इज़ दैट इज़ ऑल डिडक्शन। और फिर हम बहुत सारे तरीके हैं ये प्रूव करने के कि जो इंडक्टिव लर्निंग से आप काम करते हैं, वो आप डिडक्टिव तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि उसको यही लर्न करना चाहिए था, कोई और चीज़ लर्न नहीं करनी चाहिए थी और उसकी जो लर्निंग है, दैट इज़ वेरी प्रॉपर। मसलन न्यूरल नेटवर्क में की जो लर्निंग है, वो भी हम डिडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। उसके पीछे जो आपकी असम्पशन्स होती हैं, दे आर नोन एज़ इंडक्टिव बायस। लेकिन खैर मैं इस डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा पर्पज़ ये कहने का है कि हमारे पास एक से ज़्यादा तरह की लर्निंग है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और इंडक्टिव लर्निंग की जितनी भी हमारी मैकेनिज्म है उनको प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द राइट वे टू डू इंडक्शन थ्रू मैथमेटिकल प्रोसेसेस। यहाँ पे जो अब हम अगर स्लाइड्स प्लीज करें, यहाँ पे हम जो तीन तरह की लर्निंग देख रहे हैं उसमें एक सुपरवाइज लर्निंग है और सुपरवाइज लर्निंग में वी हैव लेबल डेटा, राइट? तो जो भी आपके पास डेटा है, आपके पास एमआरआई इमेजेस हैं, तो किसने उसको लेबल किया हुआ है कि इसमें कैंसर है या नहीं है, या वो पिक्सल लेवल पे लेबल हुआ है, या वो पूरे इमेज लेवल पे लेबल हुआ है। कोई आपके पास कोई ट्वीट है, उसका लेबल लगा हुआ है कि ये पॉजिटिव ट्वीट है, नेगेटिव ट्वीट है। कोई मूवी रिव्यू है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। ईमेल है, उसका लेबल लगा हुआ है कि स्पैम या हैम है, राइट? सो द लेबल्स आर देयर। एज़ लॉन्ग एज़ द लेबल्स आर देयर, तो हम क्या करेंगे कि हम सुपरवाइज़ लर्निंग करेंगे। और लेबल कौन प्रोवाइड करता है? हू प्रोवाइड्स द लेबल्स? जी, सो वो एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है। तो लेबल्स आर ऑलवेज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट, उस डोमेन के एक्सपर्ट। मतलब अगर आप मेडिकल इमेजेस की बात करें तो डॉक्टर वो एक आपको लेबल देगा। आपने इंग्लिश सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन करनी है, तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन, वो इंग्लिश सेंटेंसेस किस चीज़ से रिलेटेड है? वो मूवी रिव्यू से रिलेटेड रिलेटेड है, तो मूवीज़ के जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो मूवी रिव्यू से डील करते हैं, वो बताएँगे कि इसका लेबल क्या है। तो लेबल्स ऑलवेज़ कम फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो हमारा पर्पज़ क्या होता है कि हम मशीन्स को इस काबिल बना दें कि वो डेटा को एक्सपर्ट की तरह देखना शुरू कर दें और उसमें से वही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें या उसको उसी तरीके से देखना शुरू कर दें, जिस तरीके से एक्सपर्ट देख रहा है, उसको लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें एक्सपर्ट्स के लेबल चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स ने लेबल प्रोवाइड किए, तभी हम उसको बता सकते हैं ना कि अच्छा एक्सपर्ट ऐसे सोच रहा है, तो कुछ इस तरीके से सोचना शुरू करो। So that is supervised learning where we have label data and we get direct feedback from the supervisor, जिसको आप टीचर भी कह सकते हैं। तो मसलन लेट्स सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? दिस इज द क्यूरी पोज्ड बाय मी टू यू। तो आपका न्यूरल नेटवर्क जो है, ब्रेन है, वो क्यूरी उस ब्रेन से गुजरती है ना, उसका एक फॉरवर्ड पास होता है, ठीक है? वो उस ब्रेन के न्यूरल पाथवेज हैं, उनमें से गुजरती है और फिर आपकी तरफ से एक रिप्लाई जनरेट होता है, राइट? Being the teacher, I can immediately tell whether you are telling your answer is correct or wrong. तो वो जो करेक्ट या रॉन्ग है, वो मेरा लेबल है ना, दैट इज द लेबल आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। उस बेस पे फिर आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। मेक सेंस? So this is all what supervised learning is all about. So we have label data, we have direct feedback, and ultimately what we do is predict outcome or some future. Similarly, we have unsupervised learning, जहाँ पे supervised learning में we have labels, unsupervised learning में हमारे पास labels नहीं होते। और जब labels नहीं होते तो फिर हम न्यूरल नेटवर्क जो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ नहीं कर सकते, जो हम आगे देखेंगे। जो आपके न्यूरल नेटवर्क में बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्नीक, जो लॉस को मिनिमाइज़ करती है, उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको लेबल डेटा चाहिए। उसने हर इंस्टेंस, हर एग्ज़ाम्पल जिसको आपका न्यूरल नेटवर्क कोई ना कोई लेबल असाइन कर रहा है, उसपे कोई ना कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, उसको एक्चुअल लेबल से कंपेयर करना है, राइट? और फिर और उनका जो डिफरेंस है कि आपका सिस्टम ये कह रहा है और एक्चुअली लेबल ये था, एक्सपर्ट ने ये कहा था, उनका जो डिफरेंस है उन दोनों में, दैट इज़ द एरर। और उस एरर की बेस पे वो अपनी करेक्शन करता है। मेक सेंस? तो अगर वो लेबल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता,
तो फिर आप ये ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ नहीं कर सकते और ये न्यूरल नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर जो बहुत-सी हैं, वो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में वी हैव अनदर अप्रोच व्हिच इज़ जो फिर हमारी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में जिसमें हमारी क्लस्टरिंग आ जाती है या कुछ न्यूरल नेटवर्क के भी मॉडल हैं जैसे एसओएम है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स वगैरह जो लेबल्स के बगैर काम करते हैं। उस तरह की अप्रोचेज़ हैं। फाइनली वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग तो बहुत लोगों ने सुनी भी हुई है और की भी होगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर किसी ने की हो पहले, कोई आइडिया हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? कुछ बता सकते हैं? Okay, so basically reinforcement learning is different from supervised learning and unsupervised learning. इसमें एक तो ये कि जो लेबल आप कह लें या आप कह लें कि इसमें रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता आपको। मसलन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो एक ख़ास टाइम पे आप क्या मूव करते हैं, यू डोंट एग्ज़ैक्टली नो कि इस टाइम पे इस मूव का इफ़ेक्ट पॉज़िटिव होगा या नेगेटिव होगा। इज़ इट हेल्पिंग मी टू विन द गेम और इज़ इट मेकिंग मी लूज़ द गेम? और ये जो आपने फिगर आउट करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर मूव आपको जीतने में हेल्प कर रही है या आपको लूज़ करवा रही है मैच। ये दिस इज़ नोन एज़ क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू असाइन क्रेडिट टू ईच एंड एवरी मूव। लेकिन क्या आप उस वक़्त एग्ज़ैक्टली बता सकते हैं कि ये अच्छी मूव थी या नहीं थी? उस वक़्त फिगर आउट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? ये जो अपनी आपने मूव की है, ये अच्छी मूव थी या बुरी मूव थी? ये आपको अल्टीमेटली जिताएगी, हराएगी? कैन यू एग्ज़ैक्टली टेल एट दैट मोमेंट? So you have to wait for that game to finish. So यहाँ पे there is a concept of delayed rewards. So the rewards are delayed. So अगर आप मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, so you have to wait till the end of the match to figure out whether you won the match or you lost the match और फिर आप वापस जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो मैंने ये मूव की थी, राइट? ये इसने कंट्रीब्यूट किया मेरे जीतने में या मेरे हारने में? You can do that, right? कि उस वक़्त इस फलाँ बैट्समैन ने ये शॉट खेली या आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे रन ले लिया, तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच जीता या हारा। वो बाद में आप कर सकते हैं। उस वक़्त ये फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है कि इस टाइम पे अगर आप एक बैट्समैन ये कर रहा है कि एक ओवर की लास्ट बॉल पे रन ले लेता है और दूसरे बैट्समैन को नहीं खेलने देता, तो क्या ये अच्छा था या बुरा था, राइट? एक पर्टिकुलर कैच ड्रॉप हो गया, अच्छा था या बुरा था? तो फिर आप लेकिन जब मैच आप पूरा देख लेते हैं, तो फिर आप यू कैन से समथिंग अबाउट इट। या चेस खेल रहे हैं तो एक खास मूव आपने की, तो इज़ इट गुड और बैड? तो आखिर में जाके आप फिर भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन उस वक़्त करना मुश्किल है। सो दिस इज़ अ क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम, दिस इज़ दैट देयर आर डिलेड रिवार्ड्स एंड दिस इज़ व्हाट क्यू लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ बेसिकली अबाउट। So that's how it is different from supervised learning or unsupervised learning approaches. So this is a general pipeline for supervised learning. What is involved in supervised learning? So that's हमारी सारे जोर ज़ाहिर इधर होगा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कौन सा होना चाहिए, बट देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट? आपके क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी हो सकते हैं, डिसीजन ट्री या एसवीएम, बेसियन लर्निंग क्लासिफायर, वो भी हो सकते हैं। आपके रिग्रेशन के एल्गोरिदम हो सकते हैं, आपकी पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो सकती है, आपकी लीनियर रिग्रेशन हो सकती है। इट कुड बी ए क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, इट कुड बी ए डीप लर्निंग एल्गोरिदम, इट कुड बी एनीथिंग. But all it needs is a training data with assigned labels, and then the machine learning algorithm learns based on that, and then you give it some new data which is unseen, जो उसने आपसे पहले कभी नहीं देखा, और उसकी बेस पे आपका predictive model कुछ ना कुछ predict करके दे देगा. So this is the general pipeline for a machine learning algorithm, supervised learning approach. और यहाँ पे जो हम दो तरीके डिस्कस करेंगे, classification और regression, where classification is only a specific case of regression. So regression आप किस चीज़ को कहते हैं? What is regression? जी, ओके। तो कंटीन्यूअस वैल्यूज़ में और फिर इसमें और क्लासिफिकेशन में फ़र्क क्या है?
अगर मैं ये कहूँ कि क्लासिफिकेशन इज जस्ट अ स्पेसिफिक केस ऑफ रिग्रेशन, तो क्या आप मेरी स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? रिग्रेशन इज मोर जेनेरिक देन क्लासिफिकेशन। तो वही आर्किटेक्चर, वही मॉडल जो आप रिग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या वो आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा? क्या न्यूरल नेटवर्क को आप रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? आपस में कोई लिंक है इन दो चीज़ों का या दे आर टोटली इंडिपेंडेंट थिंग्स? देखिए, अगर हम इस तरह दो चीज़ प्रेडिक्ट करें कि ये एक शख्स जिंदा है या मर गया, तो क्लासिफिकेशन में करेंगे तो वो जैसे प्रेडिक्ट करेगा 5.51% है कि वो जिंदा है, तो वो उसको जिंदा ही समझ करेगा। लेकिन रिग्रेशन के मॉडल में वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि 51% उसकी जान से या 57 या 58। खैर अभी हम देखेंगे कि अब अगर डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स में भी हम देखें तो वो भी आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देंगे। तो वो भी आपको ये ज़रूर बताएगा कि अच्छा उसके ख्याल में 55% चांस है कि ये ज़िंदा रहेगा और 45% है कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा। तो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर भी आपको कोई ना कोई प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के देंगे। कोई ना कोई आपको एग्ज़ैक्ट नंबर बताएँगे कि उनके ख़्याल में उसको अपनी बात पे कितना कॉन्फिडेंस है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। एक डीप लर्निंग मॉडल को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है जो वो बात कर रहा है। तो वो भी नंबरों में हो रही है। लेकिन इन जनरल डू यू थिंक कि कोई रिलेशनशिप है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में और दे आर टोटली इंडिपेंडेंट थिंग्स? तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि जिस तरह अभी आप कह रहे हैं क्लासिफिकेशन में देयर आर, आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्क्रीट नंबर ऑफ क्लासेस, राइट? आगे से 5 क्लासेस है, 10 क्लासेस है, कोई ऐसा नंबर है। रिग्रेशन के केस में आप कह रहे हैं कंटीन्यूअस वैल्यूज़ हैं, कंटीन्यूअस वैल्यूज़ की रेंज क्या है? दे कैन गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बल्कि कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लें, उनके बीच में भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, राइट? सो इट्स ह्यूज। ह्यूज भी छोटा वर्ड है, मतलब इमेंसली ह्यूज, जो भी आप उसके लिए टर्म यूज़ करना चाहें। तो अगर हम हर नंबर को, हर रियल नंबर को एक सेपरेट क्लास कंसीडर कर लें, तो फिर आपकी रिग्रेशन के केस में, कंटीन्यूअस वैल्यूज़ के केस में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई? इन्फिनिट हो गई। अगर हम इन क्लासेस को लिमिट कर दें, तो फिर हम कह देते हैं कि अच्छा ये सिर्फ 5 क्लासेस लेनी है, 6 क्लासेस लेनी है, तो फिर हम उसको क्लासिफिकेशन कह देते हैं। सो एक तरीका जो हम देख सकते हैं कि हाउ दीज टू थिंग्स लिंक टू ईच अदर, और क्या सेम मॉडल रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और वही मॉडल क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है? यस, इट कैन बी यूज़ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। द सेम मॉडल कैन बी यूज्ड। और इनफैक्ट जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेसिकली रिग्रेशन का काम करता है, लेकिन उसको आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस आप उस पे लिमिट लगा देते हैं कि ठीक है, काम तो अल्टीमेटली मैंने कोई इक्वेशन ही निकालनी है, राइट? वो हम देखेंगे, वो इक्वेशन जो है, जैसे आगे जाके देखेंगे कि वो इक्वेशन है w.x + b = 0। अब आपका न्यूरल नेटवर्क भी ये इक्वेशन कैलकुलेट कर रहा है, और ये किस चीज़ की इक्वेशन है? सॉरी, ये हाइपरप्लेन की है, क्योंकि ये आपके वेक्टर्स हैं, सो इससे हाइपरप्लेन और रिग्रेशन एल्गोरिथम भी हाइपरप्लेन ही निकाल रहे हैं। तो दोनों हाइपरप्लेन निकाल रहे हैं। जो लीनियर ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन अगर आप इसका सिंपल केस देखें, mx + c, b भी इसको कह देते हैं, तो रिग्रेशन भी तो यही काम कर रहे हैं और न्यूरल नेटवर्क भी यही काम कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर फिगरिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन, जो अभी हम आगे जाके देखें। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो रिग्रेशन है, वो आप कह लें कि इन्फिनिट पॉसिबल क्लासेस के लिए काम कर रही है, वेयर एवरी रियल नंबर इज अ सेपरेट क्लास। हमारी अजम्पशन ये, जो आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जब हम उसी को हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं हमने नंबर ऑफ क्लासेस को लिमिट कर दी। तो 20-30 क्लासेस भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एज सुन एज दे स्टार्ट क्रॉसिंग, दे स्टार्ट बिकमिंग, द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी स्टार्ट एक्सप्लोडिंग, तो हम कह देते हैं कि ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। सो क्लासिफिकेशन इज ओनली अ स्पेसिफिक केस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ मच मोर जनरलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिस्क्रीट लेवल्स का हुआ, रिग्रेशन
कंटिन्यूस वैल्यूज का हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर फिगरिंग आउट द सेम लाइन और द सेम हाइपरप्लेन। तो ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे दिस इज द लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है, ये हमारी 2D स्पेस है जिसमें आपके पास सिर्फ दो फीचर्स हैं x1 एंड x2, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो जिनका लेबल a है, जो लेटर्स इंग्लिश लेटर a को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास b's हैं, एंड वी वांट टू सेपरेट द a's फ्रॉम द b's। तो हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ लाइन that perfectly separates the a's from the b's. That's what we are trying to do, right? ऐसी कितनी possible lines exist करती हैं? How many different lines can we draw? चाहे वो perfectly separate कर रही है या नहीं कर रही, how many total lines can we draw? There are infinite possible lines that we can draw based on their slope, value of slope, m की value which is slope, and b the y-intercept. ठीक है ना, तो ये क्योंकि रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्ड वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, इन्फिनिट है। और ये जो लाइन है ये हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, डिसीजन ट्री से भी ड्रॉ करा सकते हैं, एसवीएम से भी ड्रॉ करवा सकते हैं, ये बेसियन क्लासीफायर से भी ड्रॉ करवा सकते हैं, ये न्यूरल नेटवर्क से भी ड्रॉ करवा सकते हैं, डीप लर्निंग अप्रोच से भी करवा सकते हैं। आप जो है रिग्रेशन के एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन से भी करवा सकते हैं। तो ये लाइन आप बहुत तरीकों से ड्रॉ करवा सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क भी ये लाइन ही ड्रॉ कर रहा है। It's just trying to figure out a line that separates one type of objects from another type of objects. Differentiate करने की कोशिश कर रहा है, right? तो ये भी, तो ये अगर रिग्रेशन भी ये लाइन ड्रॉ कर सकती है और न्यूरल नेटवर्क भी ये लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो न्यूरल नेट एट द एंड ऑफ द डे तो एक रिग्रेशन का एल्गोरिथम हुआ ना। उसमें जब हम नंबर ऑफ क्लासेस को लिमिट कर देते हैं तो हम उसको क्लासिफिकेशन कह देते हैं कि दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड वी आर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। So regression, which is just a more generic case of classification. So we have some dependent target variable and independent input variables. तो यहाँ पे let's suppose आपका ये input variable x है और एक target variable y होगा, right? तो इसकी बेस पे हम वो predict करने की कोशिश कर रहे हैं। Then this is clustering. Clustering is unsupervised. Unsupervised जिससे पहले बात हुई, there are no labels in it. कोई एक्सपर्ट ने नहीं बताया कि ये वाला जो इंस्टेंस है ये क्या है, और उसने नहीं बताया कि ये क्या है, उसने ये नहीं बताया कि ये क्या है। सिर्फ ये कि जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से मिलते जुलते इंस्टेंसेस हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा मतलब वो आपके स्पेस में तो ये इकट्ठे पड़े हुए हैं, और हम हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फिगर आउट करते हैं कि ओके दिस इज द क्लस्टर जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दिस इज अदर क्लस्टर जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो अब ये कैसे फिगर आउट करता है कि ये इस क्लस्टर से बिलोंग करते हैं, किसी और क्लस्टर से बिलोंग नहीं करते? हाउ डज इट फिगर आउट? और सिमिलैरिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? ओके, सो दिस इज सम वेक्टर स्पेस, राइट, वेयर एवरी पॉइंट अगर आप उसको ज्वाइन कर दें, इधर से ओरिजिन से एक लाइन लें और इधर आप एक एरो हेड लगा दें तो एक वेक्टर बन जाएगा ना। ये वेक्टर है विच इज डिफाइंड बाय दीज टू वैल्यूज x1 एंड x2, ये भी डिफाइंड बाय x1 एंड x2 है, ये भी x1 एंड x2 है, राइट? तब कोई दो आप इसमें से ऑब्जेक्ट्स ले लें, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप ये देखेंगे कितना हाउ सिमिलर दे आर और हाउ डिफरेंट दे आर। तो अगर आप सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, और अगर आप ये बता सकते हैं कि एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं तो आप ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि दूसरे से कितने सिमिलर होंगे। सो अगर लेट्स सपोज एक आपके पास है पॉइंट, एक एग्जांपल है x1 लेट्स सपोज व्हिच इज डिफाइंड बाय x1 नहीं कहते इसको, हम कह देते हैं क्योंकि x1 और x2 तो दो वेरिएबल्स हैं, सो इट इज डिफाइंड बाय टू वैल्यूज x1 एंड x2। एक पॉइंट डेटा पॉइंट ये है x1 एंड x2, और लेट्स सपोज एक और डेटा पॉइंट है व्हिच इज x1 प्राइम और x2 प्राइम। ये दो डेटा पॉइंट हैं,
जो शायद आपकी स्पेस में दिस इज x1, दिस इज x2, तो एक डेटा पॉइंट लेट्स सपोज x1 x2 यहाँ पड़ा हुआ है और एक डेटा पॉइंट x1 प्राइम x2 प्राइम यहाँ पड़ा हुआ है इस वेक्टर स्पेस, राइट? और एंड यू कैन यूज दीज वेक्टर्स टू डिनोट दीज डेटा पॉइंट्स। अब ये डेटा पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका एमआरआई का इमेज भी हो सकता है, ये आपका एक ट्वीट भी हो सकता है, ये आपका एक साउंड वेव भी पर्टिकुलर हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस लेंगे और डिस्टेंस सिंपलेस्ट आप क्या निकाल सकते हैं कि x2 प्राइम में से x2 निकाल दो और x1 प्राइम में से x1 की वैल्यू निकाल दो, ये एक सिंपलेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा विच इज नोन एज मैनहट्टन डिस्टेंस। इस तरह भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? और फिर आप इसी का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं। x2 प्राइम माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 प्राइम माइनस x1 होल स्क्वायर रूट, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं और ये दोनों पर्टिकुलर केसेस है मिनकॉस्की डिस्टेंस के, वो तो खैर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मिनकॉस्की डिस्टेंस इज जनरल जेनेरिक डिस्टेंस मेजर जिसके दो स्पेसिफिक केस बनते हैं, एक आपका मैनहट्टन डिस्टेंस बनता है और एक आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस पे बनता है। इस तरह के आप डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज करके आप कई स्लाइड्स ऑन कर, तो आप इन सब डेटा पॉइंट्स के आप इसमें डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। इस डेटा पॉइंट का इससे भी निकाल लिया, इसका इससे भी निकाल लिया, इसका इससे भी निकाल लिया, इसका इससे भी निकाल लिया, एंड सो फोर्थ। तो जो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आप इसमें कम है, आप कहते हैं कि दे बिलोंग टू द सेम क्लस्टर। अगर उनका डिस्टेंस कम है एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि उनकी x1 और x2 की वैल्यूज एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो जब वो वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा मिलती जुलती हैं तो वो प्रॉब्ली ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं। जिनकी x1 और x2 की वैल्यूज एक दूसरे से फर्क है, जहां पे x1 और x2 दे आर फीचर्स, तो अगर उनकी फीचर्स एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट है तो आप कहेंगे ये कोई और तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? सो फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं कि x1 could be the engine capacity of a car and x2 could be the fuel consumption, yes x2 could be the seating capacity, right? तो बहुत सारी जो आपकी लेट्स सपोज 5 सीटर कार्स है, 7 सीटर कार्स व्हीकल्स हैं और उनकी ज़्यादा इंजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी इन जनरल, राइट? इंजन कैपेसिटी भी ज़्यादा है, सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो उनकी दो फीचर्स आपने ले लिए, एक फीचर को आपने x1 कह दिया इंजन कैपेसिटी, एक को आपने सीटिंग कैपेसिटी कह दिया x2। तो उनकी x1 और x2 की वैल्यूज काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी ना, तो उनके आपस में डिस्टेंसेस कम होंगे, तो उनको आप एक क्लस्टर में डाल देते हैं। लेकिन एक 5 सीटर या 7 सीटर है और एक 3 सीटर है, 2 सीटर है, तो उन व्हीकल से उनके डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो इसी वेक्टर स्पेस में कहीं दूर पड़े होंगे पॉइंट्स, तो फिर आप उनके अलग क्लस्टर बना देंगे। सो दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग इज ऑल अबाउट जी। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अब आपकी क्लस्टरिंग टेक्नीक पे भी डिपेंड करती है। मसलन अगर आप कहते हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तो आप पहले से डिफाइन कर लेते हैं के की वैल्यू, आप कहते हैं मुझे 2 क्लस्टर चाहिए। तो फिर वो 2 क्लस्टर ढूँढेगा जिनका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंसेस कम हो और इंटर क्लस्टर डिस्टेंसेस ज़्यादा हो, तो वो कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फिगर आउट कर लेगा। ठीक है ना? तो अगर आप के मीन्स क्लस्टरिंग देखें तो वो सेंट्रॉइड पॉइंट्स पे चलता है। तो वो सेंट्रॉइड पॉइंट्स मतलब एक कोई सेंट्रॉइड पॉइंट स्टार्ट में तो कहीं भी ले लेता है, मतलब एट रैंडम ले लेता है, लेकिन फिर वो सेंट्रॉइड वैल्यूज को अपडेट करता है बेस्ड ऑन डेटा, और वो करता जाता है। वो अभी हम एल्गोरिथम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर उन सेंट्रॉइड की वैल्यूज को अपडेट करता जाता है और सेंट्रॉइड मूव करते जाते हैं। तो आपका डेटा तो इधर ही रहेगा, लेकिन सेंट्रॉइड मूव करते रहेंगे। तो फिर एक सेंट्रॉइड कहीं इधर आ जाएगा, लेट्स सपोज अगर आपने के की वैल्यू 3 रखी हुई है, तो एक सेंट्रॉइड कहीं इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और फिर वो देखेगा कि जो अब आपके पास इंस्टेंसेस हैं, जहाँ पे जो केसेस हैं, उनमें से हर एक का फासला निकालेगा सेंट्रॉइड से, और हर उस पॉइंट को उस सेंट्रॉइड के क्लस्टर में डालेगा जिससे उसका फासला मिनिमम। ठीक है? हम वो के मीन्स एल्गोरिथम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, बट दैट्स द जनरल स्ट्रेटजी जो के मीन्स एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं।
Okay, this is something about dimensionality reduction. Dimensionality reduction is a very important aspect. So what do you think is dimensionality reduction? How would you define dimensionality reduction? Okay, and why would we want to reduce the number of features? एक तो हमें कंप्यूटेशनल पावर का इश्यू हो सकता है, जितने फीचर्स ज़्यादा होंगे उतनी हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है. व्हाट एल्स कुड बी इन्वॉल्व्ड? चलिए वो तो आगे की बात है. ओवरफिटिंग हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. ओवरफिटिंग की तो बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे आपके जो हैं वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं. मसलन अब आप कार लेने चाह रहे हैं, राइट? आपने डिसाइड ये करना है कि मैंने कार लेनी है या नहीं लेनी. ठीक है, दिस इज द डिसीजन यू हैव टू मेक, दैट वेदर आई शुड बाय दिस कार और नॉट. अब आपके फीचर्स क्या हो सकते हैं? कोई फीचर बताएं मुझे. ये तो पहले आप सोचे ना, कॉस्ट सारे तो यहाँ कॉस्ट नहीं सोचोगे. आप कहेंगे अच्छा कलर ऑफ द कार इज ए फीचर, उसकी इंजन कैपेसिटी इज ए फीचर, राइट? उसके ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ये इज ए फीचर. उसकी कोई लग्जरी के एस्पेक्ट्स होंगे, वो फीचर होंगे. ठीक. और फिर एक फीचर प्राइस होगा. अब आप समझते हैं कोई एक फीचर बाकियों पे ज़्यादा हावी है. कोई कहेगा अच्छा मुझे तो ये इस तरह की कलर की कार चाहिए, मुझे इस तरह की कलर की कार एक्सेप्टेबल नहीं है. बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा. ठीक है ना, मुझे सिर्फ इसी कलर की कार चाहिए. बहुत सारे कहेंगे अच्छा मैंने तो पहाड़ी इलाकों में जाना है, तो मुझे तो 1800 सीसी से कम गाड़ी चाहिए ही नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है. मैंने उन इलाकों में कैसे ड्राइव करूँ. किसी को लग्जरी का एस्पेक्ट होगा, कहेगा कि मेरी कार में ये चीज़ें फीचर्स होने चाहिए, वो वाले फीचर, नॉट द फीचर्स वी आर डिस्कसिंग इन मशीन लर्निंग. और फिर कोई किसी के लिए प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. तो ऐसा हो सकता है कि लग्जरी तो आपको किसी और तरफ लेके जा रही है ना, प्राइस को बढ़ा रही है, और आप प्राइस को कम करना चाह रहे हैं. तो फिर लग्जरी तो फिर एक अच्छा फीचर नहीं है, वो तो आपको मिसगाइड कर रहा है. वुड यू स्टिल लाइक टू कीप दैट लग्जरी फीचर इन योर डेटा जब आप प्राइस पे आपके लिए बहुत अहम है? प्रॉब्ली नॉट. मेक सेंस? तो देयर आर सर्टेन फीचर दैट कैन मिसगाइड यू. आपकी डिसीजन मेकिंग किसी और फीचर से इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं. तो बेहतर नहीं है कि उनको रिमूव कर दिया जाए. आप लग्जरी का फीचर ही निकाल दें. अगर आपने प्राइस की बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है तो लग्जरी का फीचर निकाल दें. अगर आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करती तो फिर आप लग्जरी को ले आए. ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसके साथ डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं. अल्टीमेटली तो आपने डिसाइड करना है. यू आर द डिजाइनर ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर द डिजाइनर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसने उससे कोई काम लेना है. तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए इस डेटा में से. वो तो आपको वो निकाल के दे देगा. जो आप कहेंगे कि मुझे ये काम करना है इस डेटा के साथ, वो उसके हिसाब से करेगा. राइट, यू आर द डिजाइनर. तो अब आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है. सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज बेसिकली relates to reducing the number of features, or the features that we think might be irrelevant, might be misguiding us, right, or might not have much information content. बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं जिससे आप उसको देख सकते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन. सॉरी, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं. बहुत सारे फीचर्स हैं जो बेसिकली एक फीचर दूसरी फीचर की बेस पे ही कैलकुलेट हुआ होता है, राइट? तो जैसे मेडिकल रिपोर्ट में अगर आप देखें, आरजीबी काउंट देखें और एक एमसीवी वैल्यू होती है, वो एमसीवी वैल्यू आरजीबी काउंट से ही आ रही होती है. तो अगर आपका आरजीबी काउंट है तो फिर आपको एनसीवी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है सच. ये वो वैल्यू वहीं से आ रही है. वो डॉक्टर तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस हो सकती है, क्योंकि वो शायद एमसीवी वैल्यू को ज़्यादा देखता हो. लेकिन जब आप न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे तो आरजीबी भी दे रहे हैं, एमसीवी भी दे रहे हैं. तो फिर ये आरजीबी निकाल दें, सॉरी आरजीबी कह रहा हूँ, आरबीसी निकाल दें, रेड ब्लड सेल्स काउंट, या फिर आप एमसीवी निकाल दें. ठीक है, सो दे कैन बी डुप्लीकेट वैल्यूज, वो भी एक एस्पेक्ट. Okay, so this is a general description of what reinforcement learning algorithm looks like. So there is some learning agent जो learn कर रहा है. There is some set of states, और basically agent क्या करता है, वो perceive करता है environment को, right? और अपने सेंसर्स को यूज करके एनवायरनमेंट को परसीव करता है. कि आप कह रहे हैं चेस खेल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि चेस बोर्ड की इस वक्त सिचुएशन क्या है, आपके ओपोनेंट के पीसेस कहाँ पड़े हैं, आपके पीसेस कहाँ पड़े हैं. आप
बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेट में तो आप देखते हैं अच्छा फील्डर कहाँ कहाँ खड़े हैं, बॉलर कौन है, वो किस तरह की बॉलिंग कराता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेंसिंग द एनवायरनमेंट, राइट. सो एजेंट बेसिकली सेंसेस द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स सेंसेस, और फिर अमंग अ गिवन सेट ऑफ एक्शन उसमें से कोई एक्शन लेता है जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, और फिर एनवायरनमेंट उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देती है. दैट कुड बी नेगेटिव रिवॉर्ड एज वेल, बट इट गिव्स यू सम रिवॉर्ड, राइट. आप बैटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप आउट हो जाएं, नेगेटिव रिवॉर्ड है, बट इट्स अ रिवॉर्ड. आप चौका छक्का मार दें, सो दिस इज सम रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड, सम रिवॉर्ड. चेस खेल रहे हैं तो आप दूसरे के ओपोनेंट को या तो कर देंगे, या आपका ओपोनेंट का पीस आप मार देंगे, या वो आपको कर देगा कुछ, राइट, या कुछ भी नहीं होगा, बट देयर इज सम रिवॉर्ड इन्वॉल्व, राइट. लेकिन जिस तरह पहले बात हुई कि वो रिवॉर्ड एग्जैक्टली फिगर आउट करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता, तो इस केस में ज़्यादातर डिलेड रिवॉर्ड होते हैं. पूरी गेम हो जाएगी तभी हमें पता चलेगा, पूरा सेमेस्टर गुजर जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि उस वक्त जो मैंने क्विज की तैयारी नहीं की उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कि वही टाइम जो मैं लेट्स सपोज सेमेस्टर प्रोजेक्ट को दे सकता था और उसी दौरान मेरा क्विज हो गया. ठीक है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट आखिरी 2 दिन बाद उसकी डेडलाइन है, ठीक है, और कल मेरा क्विज है लेट्स सपोज. तो अब इस वक्त जो टाइम है, ये मैं क्विज की तैयारी में करूं या मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट की को पे काम करूं, ये एक आपने डिसीजन लेना है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या किस पे मैं ज़्यादा एफर्ट करूं. समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल के क्विज का मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा या सेमेस्टर प्रोजेक्ट का फ़ायदा ज़्यादा होगा. बट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आपके सारे रिजल्ट आ गए हैं, तब आपको अगर पता चलता है लेट्स सपोज 2 पॉइंट से मेरा ए ग्रेड रह गया है, लेट्स सपोज, नाउ यू कैन गो बैक एंड सी कि वो जो मैंने क्विज को ज़्यादा मुझे एफर्ट देनी चाहिए थी या प्रोजेक्ट को मुझे देना चाहिए थी, अब तो आप फिगर आउट कर सकते हैं. तो वो आपका डिलेड रिवॉर्ड है, उसकी बेस पे अब आप वापस जाके जो इंडिविजुअल आपने स्टेप्स लिए ड्यूरिंग सेमेस्टर, उनमें से हर स्टेप को आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई रिवॉर्ड असाइन कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. फिर ये एक बड़ी वेल नोन डेटा सेट है, आयरिस का डेटा सेट. किसने देखा हुआ आयरिस का डेटा सेट? किसने यूज किया हुआ आयरिस का डेटा सेट? आपने यूज किया हुआ? तो ये एक फ्लावर्स का डेटा सेट है जिसमें आपकी 3 क्लास लेवल है, सिटोसा, वर्सिकॉलर, वर्जिनिका, और फिर आपके पास इस फ्लावर्स की जो सीपल है और पीटल है उनकी लेंथ और विड्थ हैं इन सेंटीमीटर्स, और उसकी बेस पे आप इनका इस फ्लावर की क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट्स अ वेरी वेल नोन डेटा सेट जो फ्रीली अवेलेबल है. मतलब जब आप आर किसने यूज की है? आर डेटा साइंस वाले यूज करते हैं. किसने यूज किया आज तक? आपने यूज किया. उसमें भी आप जाएं तो आर का डेटा सेट वहीं पे फ्रीली अवेलेबल है. पाइथन में सलमा अवेलेबल है ये. सो पाइथन में या पाइटॉर्च में ये अवेलेबल है. सो इट्स अ वेरी वेल नोन क्लासिकल डेटा सेट, और उसमें बेसिकली दिस इज वन इंस्टेंस. ये आपका एक इंस्टेंस है, ये एक डेटा सेट है, एक एक एग्जाम्पल है. दीज आर द फीचर्स. सो ये हमारा एक फीचर वेक्टर है, राइट. तो फीचर वेक्टर, फिर इस केस में पहला फीचर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो अगर हम कहें कि एग्जाम्पल 1 का फीचर वेक्टर फिर क्या हो जाएगा? इसकी अगर हम वेक्टराइजेशन कर लें तो बस इन्हीं वैल्यूज को अगर आप एज अ वेक्टर लिख लें तो इसे फीचर वेक्टर. तो हर एग्जाम्पल जो है वो एक फीचर वेक्टर है, राइट. सो ये एक फीचर वेक्टर है, ये दूसरा फीचर वेक्टर है, ये एक और फीचर वेक्टर, ये एक और फीचर वेक्टर है, जो आप एक किसी लर्निंग एल्गोरिदम को एज इनपुट देंगे और वो आपको एक क्लास आइडेंटिफाई करके देगा, एज आउटपुट जनरेट करके देगा, राइट. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, व्हाट इट डज. So these are the class labels and these are the instances 1 2 50 55 150, and these are the features, right. तो ये generic terms हैं, यहाँ पे सिर्फ basic terminologies पे बात हो रही. And this is a general end-to-end pipeline for machine learning. So there is some data source जैसे iris है इस केस में, और फिर आप वो डेटा लेके आते हैं, चाहे डेटा फ्रेम्स में लेके आए, जैसे भी फिर आप एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अगर आप स्टैट्स एंड मैथ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जैसे मीन, किसी भी वैल्यू की मीन निकाल लेना, की एवरेज वैल्यू निकाल लेना. जैसे आगे हम जाके नॉर्मलाइजेशन में भी देखेंगे, उसमें हमें एक मीन वैल्यू चाहिए होती है. तो वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है कि आपने मीन वैल्यू निकाल ली, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, तो वो भी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के थ्रू ही है.
मीन और वेरिएंस तो सबको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें तो किसी के चलें गुड। फिर आप उसकी एनकोडिंग कर लेते हैं, आप आगे जाके बहुत सारे डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं, ट्रांसफार्मर है, आरएनएन है, एलएसटीएम है, वो सारे उनमें एक एनकोडिंग फेज होती है और एक डीप कोडिंग फेज भी डाल सकते हैं। डेटा नॉर्मलाइजेशन अभी हम देख लेंगे। टेस्ट एंड ट्रेन में आप डिवाइड कर लेंगे, वैलिडेशन भी बीच में डाल सकते हैं ताकि आप क्रॉस वैलिडेशन कर सकें, और फिर आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम आ जाएगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आ जाएगी। और हाइपर पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स हैं? सॉरी, नहीं हाइपर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जी, ओके, हाइपर पैरामीटर्स यू कैन नॉट लर्न देयर वैल्यूज फ्रॉम द डेटा जी। नंबर ऑफ इपॉक्स हो सकते हैं, लर्निंग रेट हो सकता है आपकी जी, बैच साइज हो सकता है आपकी, विड्थ हो सकती है, डेप्थ हो सकती है न्यूरल नेटवर्क की, एंड देयर आर सो मेनी, और भी हो सकते हैं, अभी हम वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन दे कैन बी नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स जो आप वैलिडेशन सेट पे उसकी क्रॉस वैलिडेशन करके फिगर आउट करते हैं, एंड देन इवैल्यूएशन एंड देन फाइनल स्कोरिंग। सो दिस इज अ जेनेरिक एंड टू एंड पाइपलाइन जो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो एनी क्वेश्चंस अगर कोई है तो पूछ लें। चलिए ब्रेक कर लें, ठीक है जी, फिर हम दोबारा कब मिलेंगे? 5:15 पे, ठीक है, फिर 5:15 पे दोबारा आ जाएं आप लोग।
नहीं, वन हॉट एनकोडिंग इन जनरल की भी आप लोग आइडिया है आप लोग? मतलब कवर की है, एक तो है ना कि आपको पर्सनली आइडिया है, उसमें कवर कर लिया आपने, ठीक है। जी, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके कहीं पे आप चाहते हैं कि ये चीज़ हम कवर कर लें, अगर आप अभी मतलब पिछले सेशन में आपने नहीं की हुई तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चले जाते हैं। चलें, ठीक है, इसका फिर कर लेते हैं। सो अभी तो हमने फीचर्स की बात की, लेकिन फीचर्स आपको आइडिया होगा कि मुख्तलिफ फीचर्स की मुख्तलिफ रेंजेस होती, राइट? सो फॉर इंस्टेंस अगर आप जैसे अभी हम कार बाइंग की एग्जांपल देख रहे थे, तो इंजन कैपेसिटी की रेंज जो है दैट कुड बी फ्रॉम 800 सीसी की भी कार है, और आपको जो व्हीकल्स मिल जाएंगी वो लैंड क्रूजर वो 3000 सीसी प्लस भी आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट एसयूवीज वगैरह। सो देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ वैल्यूज। लेकिन कोई और चीज़ होगी, हो सकता है वो बाइनरी फीचर हो, वो 0 और 1 की रेंज में आ रहा हो। इस तरह के केसेस में चूंकि आगे हम पर्टिकुलर इनकी देखेंगे इक्वेशंस, और उसमें हम ये देखेंगे कि फीचर वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं, स्पेशली जब हम ग्रेडियंट डिसेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी इक्वेशन में फीचर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं जब आप ग्रेडियंट ले रहे होते हैं। वो हम आगे इक्वेशन देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप फीचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर फीचर की वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर जिस फीचर की वैल्यू ज़्यादा है वो ग्रेडियंट को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। मेक सेंस? कि अगर एक फीचर की वैल्यू 1800 है, तो वो फीचर वैल्यू 1800 जब मल्टीप्लाई होगी किसी चीज़ से, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और एक और फीचर की वैल्यू सिर्फ 1 है, तो 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। मेक सेंस? बोथ द फीचर्स आर इन द सेम डेटा, लेकिन उनकी चूंकि रेंज ऑफ वैल्यूज डिफरेंट है, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो लर्निंग पे बहुत डिफरेंट होता है। सो हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू? तो हम नहीं चाहते कि कोई एक फीचर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाए, तो 1800 वाला फीचर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा चीज़ों को, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो बहुत दब के रह जाएगा, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग देम इनटू द सेम रेंज, एक ही रेंज में ले आते हैं, ताकि कोई एक फीचर अपनी सिर्फ अपनी वैल्यू की वजह से डोमिनेट ना करना शुरू कर दे, लर्निंग को इफेक्ट ना करना शुरू कर दे, कि बाकी जो फीचर्स उनका इफेक्ट ही खत्म हो जाए। मेक सेंस? तो उसमें फिर हम फीचर स्केलिंग करते हैं, हम सबको एक ही रेंज में लेके आते हैं, जिसमें ये 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है। एक है बड़ा क्लासिकल तरीका है मिन मैक्स का, कि आप किसी भी वैल्यू को में से जो भी फीचर है, मतलब एक फीचर है आपके पास, कोई एक फीचर है जिसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं, राइट? आपके पास डिफरेंट इंस्टेंसेस पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इंस्टेंस 1 है, इंस्टेंस 2 है, इंस्टेंस 3 है, इंस्टेंस 4 है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हर एग्जांपल में इसी फीचर की किसी पे इसकी वैल्यू 5 है, किसी की 10 पड़ी हुई है, 7 पड़ी हुई है, उससे 100 पड़ी हो, राइट? इनमें से कोई एक मिन वैल्यू होगी, कोई मैक्स वैल्यू होगी। तो आप कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज आपने 10 ली, उस 10 में से आपने जो भी मिनिमम वैल्यू है वो निकाल दी ओवर मैक्स माइनस मिन। दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर एग्जांपल में इस फीचर की क्या वैल्यू है, एक पर्टिकुलर कार की इंजन कैपेसिटी कितनी है। एक तो है ना कि आपकी इंजन कैपेसिटी की रेंज है 800 टू लेट्स सपोज 3000, लेकिन एक पर्टिकुलर कार की टोयोटा कोरोला की लेट्स सपोज 1300 है, वो 1300 है। 1300 आप कहते हैं मिनिमम 800 है, सुजुकी एफएक्स की लेट्स सपोज, तो 1300 माइनस 800 हो जाएगा। ओवर रेंज ऑफ वैल्यूज के मैक्सिमम लेट्स सपोज 3000 है, मिनिमम 800 है, सो 3000 माइनस 800 2200 आ गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज कोरोला की आप ले रहे हैं 1300 माइनस मिनिमम 800 है जो सुजुकी एफएस की है, और रेंज ऑफ वैल्यूज 2200 है, तो ये आपका कितना बन गया 500 ओवर 2200, तो ये 0 और 1 की रेंज में आ जाएगा। मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना कि आपकी ये जो इंस्टेंस है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हो 3000, तो फिर 22 ओवर 100 2200 ओवर 2200 आपका 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1 हो जाएगा, और वो 3000 नहीं रहा, 1 हो गया। और मिनिमम ये है कि आप सुजुकी एफएस वाला इंस्टेंस है, तो उसकी अपनी 800 होगी, 800 माइनस 800 0 हो जाएगा, तो अब सुजुकी 0 पर आ गई, और जो
आपकी लैंड क्रूजर है 1 पर आ गई, लेकिन अब वो 3000 वाली बात खत्म हो गई है, 800 वाली बात खत्म हो गई है। सो एवरीवन वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 नाउ। तो जब आप मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन करें हर फीचर की, तो वो 0 से 1 की रेंज में आ जाएंगे। तो आप कोई डोमिनेटिंग फीचर सिर्फ अपनी वैल्यू की वजह से डोमिनेट नहीं करेगा, किसी और वजह से कर रहा हो कि उसका इन्फॉर्मेशन कंटेंट ही ज़्यादा है, वो फीचर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग कहानी। लेकिन सिर्फ अपनी वैल्यू की वजह से वो डोमिनेट नहीं करेगा। मेक सेंस? इसका कोई इशू बता सकते हैं मिन मैक्स का? नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं, 0 1 की रेंज में। मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। लेकिन जहाँ पे भी आपके पास मिन मैक्स वैल्यूज लेते हैं आप, तो वो मैक्स हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू हो ना। ये तो हमने कह लिया ना, ज्यूम कर लिया कि 3000 मैक्सिमम है। तो करोला के लिए तो 3000 भी बहुत ज़्यादा है ना, उसके डबल से भी ज़्यादा है। तो ये बड़ी एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, और बहुत सारी होंगी जो 3000 सीसी से भी बड़ी होंगी। तो वो फिर जो है वो वैल्यूज वो फिर आउटलायर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, कि वो एक नॉर्मल कार के हर ही के पास लैंड क्रूजर नहीं है। ये तो एक अनोमली है, किसी के पास लैंड क्रूजर है, बहुत रेयर केसेस है ना। और उससे भी बड़ी इंजन कैपेसिटी की कार्स जो हैं या व्हीकल्स हैं, वो तो बहुत बड़ी अनोमली है। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू बाकी वैल्यूज के लिए आउटलायर बन जाती है। तो आउटलायर्स का इंपैक्ट इस पे बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ हाईली इंपैक्टेड बाय आउटलायर्स। दूसरा है फिर स्टैंडर्डाइजेशन, जी स्कोर। जी स्कोर भी आप लोगों ने सुना होगा। जी स्कोर में क्या है बेसिकली, कि आप उसको इन वैल्यूज का मीन निकाल लेते हैं, राइट। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू में से मीन की वैल्यू निकाल देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स सपोज अगर आपकी नॉर्मल गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिसका पहले मीन लेट्स सपोज म्यू था, जब आपने x माइनस म्यू किया, म्यू को निकाल दिया, तो आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है टू जीरो मीन, क्योंकि म्यू में से म्यू निकल गया ना, तो वो जीरो हो गया ना। तो अब आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, राइट। अब फिर जब आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो इस डेविएशन को, दिस इज डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है ना। तो डेविएशन फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फिर ये आपकी इसका प्रूफ है मैथमेटिकल, वो अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन फिर जब ये आप जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो इसका मीन जो है वो जीरो हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाती है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं दे आर डिफाइंड बाय डिस्ट्रीब्यूशंस जिनका मीन जीरो है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। और आखिर में ये रोबस्ट स्केलर है। रोबस्ट स्केलर अगर आपने आइडिया हो IQR वगैरह का, विस्क जी पढ़ा हुआ है। तो जो आपके बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास एक तो Q2 होता है जो मीडियन होता है, और मीडियन वो वैल्यू होती है कि 50% वैल्यूज उससे ज़्यादा है और 50% वैल्यूज उससे कम है, राइट। तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम इट, वी सब्ट्रैक्ट द मीडियन फ्रॉम इट, राइट। और उसको डिवाइड कर देते हैं कि IQR विच इज Q3 माइनस Q1, 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, और इधर आपका 50 परसेंटाइल है। परसेंटाइल का तो आपको आइडिया है ना, 25 परसेंटाइल वो वैल्यू जिससे 25% वैल्यूज उससे कम है, 50 परसेंटाइल मीडियन जिससे 50% वैल्यूज कम है, 75 परसेंटाइल जिससे 75% वैल्यूज कम है। सो IQR इंटर क्वार्टाइल रीजन वो क्या है, Q3 माइनस Q1। तो ये भी आउटलायर से इंपैक्ट हो जाती है। और दूसरा इसमें यह कि स्मॉल डेटा सेट्स दैट कंटेन मैनी आउटलायर्स इसको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि स्मॉल डेटा सेट में हो सकता है पूरी पॉपुलेशन के जो क्वार्टाइल रेंजेस हैं उनकी वैल्यूज को डिपेक्ट प्रॉपर तरीके से ना कर रहा हूँ। लेकिन अभी हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम ज़्यादा फोकस मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन पे ज़्यादा करेंगे फिलहाल। दीज आर टू जो ज़्यादा यूज होती हैं नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। सो दीज आर द इनपुट वैल्यूज। ये अब आपने स्टैंडर्डाइजेशन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लगाया, तो आपके पास माइनस में भी आ रही हैं, पॉजिटिव में भी आ रही हैं, राइट। क्योंकि अब इनकी रेंज ऑफ वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। आप मीन से आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है लेफ्ट पे हो, एक स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पे हो, या दो स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पे हो, दो स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पे हो, एंड सो फोर्थ। सो आपके पास काफ़ी रेंज होती है। तो यहाँ पे हम तकरीबन -1.46 स्टैंडर्ड डेविएशन है टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, यहाँ पे 1.46 स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट ऑफ द मीन है।
और यहाँ पे हम सिर्फ -0.29 टू द लेफ्ट ऑफ द मीन और 0.29 टू द राइट ऑफ द मीन, राइट। सो अब यहाँ पे हर चीज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है जहाँ पे मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है, विच इज हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। नाउ देयर इज एन अनदर थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, जैसे एनएलपी के केस में अगर आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ी हुई है तो हर वर्ड की एम्बेडिंग बनाई जाती है, उसका वेक्टर बनाया जाता है, राइट। तो आपके पास एम्बेडिंग्स की एक मैट्रिक्स होती है और उस एम्बेडिंग्स मैट्रिक्स में आपने अगर एक वर्ड की एम्बेडिंग ढूंढनी है तो वो आप वन हॉट वेक्टर से ढूंढते हैं। एक तो उधर आपको काम आती है, दूसरा जो क्लास के लेवल है वो भी हम देखेंगे जब क्रॉस एंट्रोपी लॉस की बात करेंगे, तो वन हॉट एनकोडिंग वहां पे बड़ी यूजफुल होती है। और वन हॉट एनकोडिंग की जाती है जो नॉमिनल फीचर्स होते हैं जिनमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, जैसे रेड ग्रीन ब्लू। बहुत सारी आपकी ऑर्डिनल वैल्यूज होंगी, जैसे अगर आपकी डिग्रीज ली जाएं तो बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, ये ऑर्डिनल है। देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर, आप कह सकते हैं पीएचडी इज ग्रेटर देन एमएस, एमएस इज ग्रेटर देन बीएस, सो देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। दीज आर ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यूज की भी की जा सकती है वन हॉट एनकोडिंग, लेकिन जनरली इट इज यूज फॉर नॉमिनल फीचर्स, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि रेड इज ग्रेटर देन ग्रीन, ग्रीन इज ग्रेटर देन ब्लू, इट डजंट मेक सेंस अनलेस कि हम उनकी कोई और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में चले जाएं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे रेड ग्रीन ब्लू है और लेट्स सपोज हमने दीज आर द लेबल्स, लेट्स सपोज हमने किसी इमेज में किसी एक चीज को रेड से डिनोट कर दिया है, किसी को ग्रीन से डिनोट कर दिया है, किसी को ब्लू से डिनोट कर दिया है, तो हम उनको उनके वेक्टर्स बना के उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं दे आर नंबर क्रंचिंग मशीन्स। एट द एंड ऑफ द डे वो वर्ड रेड को उसका रिकॉग्नाइज नहीं करता कंप्यूटर, वर्ड ग्रीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वर्ड ब्लू को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो नंबर्स को रिकॉग्नाइज करता। सो वी हैव टू टेल कि जिस इमेज में जिस चीज को आप रेड से आपने लेबल कर दिया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम कोई नंबर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नंबर काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कितनी है, 3 है, तो कोई एक नंबर काम नहीं आएगा। आप कहते हैं मुझे 3 डिफरेंट नंबर से ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। आप कहें मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ। और वो 1 2 3 जो हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर बना लेते हैं और ये वेक्टर अब रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या ये रेड है, ग्रीन है या ब्लू है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज जो वन हॉट एनकोडिंग में पहला जो नंबर है, लेट्स सपोज वो रेड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि अगर रेड है तो ये 1 हो जाएगा, अगर रेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अगर रेड है तो ये 1 हो गया और बाकी दोनों को 0 कर दिया। अगर हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज सेकंड जो वैल्यू है इस वेक्टर में वो ग्रीन कलर को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, तो आइदर ग्रीन इज प्रेजेंट और नॉट। तो अगर ग्रीन प्रेजेंट है इसको 1 कर दें बाकी और बाकियों को 0 कर देंगे, और अगर ग्रीन नहीं है तो ये 0 होगी, जैसे यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे रेड था। सिमिलरली थर्ड जो ब्लू है उसको के लिए हम ये तीसरी वैल्यू वेक्टर की ब्लू के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ब्लू इज प्रेजेंट देन इट शुड बी 1 एंड द रेस्ट ऑफ देम वुड बी 0, और अगर ब्लू नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, जैसे इन दोनों में। सो दीज आर वन हॉट एनकोडिंग फॉर नॉमिनल फीचर्स। इधर किसी की क्यूरी आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने शायद डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो जस्ट अ वेरी ब्रीफ क्विक ओवरव्यू है, तो कोई क्यूरी है तो पूछ लें प्लीज। ये आगे जाके क्रॉस एंट्रोपी लॉस में भी हम यूज करते हैं वन हॉट एनकोडिंग, और बहुत सारे और कामों में भी यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज दिस एग्जांपल, यहाँ पे जैसे अब उन्होंने वन हॉट एनकोडिंग बना ली हैं कि एक टाइम पे एक जो वेक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे बिल्डिंग्स। यहाँ पे अब सिर्फ बिल्डिंग्स वाली वैल्यू 1 हुई है, बाकी सब 0 हो गई, ठीक है ना। वो वन हॉट एनकोडिंग बिल्डिंग्स को अलहदा रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्काई को अलहदा रिकॉग्नाइज कर रहा है, रोड को अलहदा रिकॉग्नाइज कर रहा है, साइड वॉक को अलहदा कर रहा है, लेन मार्क को अलहदा कर रहा है और व्हीकल को अलहदा कर रहा है। तो ये उसकी लेबलिंग है, ये उसके लेबल्स हैं, ठीक है ना। लेबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती ना। जब आप कहते हैं कि एक्सपर्ट जब कहता है कि लेट्स सपोज आप उसको एमआरआई दिखाते हैं एक किसी ऑर्गन का, और आप उससे पूछते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं है, तो एक्सपर्ट तो क्लियर है ना कि इसको कैंसर है या नहीं है। तो या वो कहेगा कैंसर है या कहेगा कैंसर नहीं है, ठीक है ना। तो या वो उसको कह देगा कैंसर की वैल्यू 1 है, इसको कैंसर है, या कैंसर की वैल्यू कैंसर ना होने की वैल्यू 1 है,
ठीक है ना, तो वो तो बड़ा क्लियर है, तो वो तो लेबल इस तरह साइज, ठीक है, या तो वो कह देगा कि लेट्स सपोज आपका एक वेक्टर है और उसमें दो ही वैल्यूज हैं कि या कैंसर है या कैंसर नहीं है, तो अगर कैंसर है तो वो ये लेबल कर देगा, और अगर कैंसर नहीं है तो वो ये लेबल कर देगा। यहां पे बड़े बाइनरी लेबल्स हैं बिकॉज द एक्सपर्ट इज वेरी क्लियर, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हमने इस काबिल बनाने की कोशिश करनी है कि वो भी इतनी ही सर्टेनिटी के, आइडियल केस में वो भी इतनी सर्टेनिटी के साथ ही बात करेगा। एक्चुअली वो नहीं करेगा, वो हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस में देखेंगे, बट यहां पे हम ये कह रहे हैं कि इट इज वेरी क्लियर दैट दीज आर बिल्डिंग्स। तो अब हमारे वेक्टर जो बनेगा वन हॉट एनकोडिंग में, उसमें 6 वैल्यूज होंगी। लेट्स सबसे पहली वैल्यू, टॉप वाली वैल्यू जो बिल्डिंग को कॉरस्पॉन्ड कर रही, ठीक है, तो इन पिक्सल्स पे जहां पे बिल्डिंग है उनकी फिर वन हॉट एनकोडिंग क्या होगी, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। जहां पे स्काई है उन पिक्सल्स की वन हॉट एनकोडिंग क्या होगी, 0 1 0 0 0 0, और ये आखिरी वाले की क्या होगी, व्हीकल की 0 0 0 0 0 1। तो ये लेबल्स हैं, ये वन हॉट एनकोडिंग से उसको लेबल्स असाइन कर दिए गए। मेक सेंस? वेक्टराइजेशन आइडिया है आप लोगों को? अगर नहीं पढ़ा हो, ओके। सलमा जो है वो कल आपको पाईटॉर्च में कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करवाएंगी, तो उसमें हम टेंसर यूज करते हैं। टेंसर का आइडिया, व्हाट इज अ टेंसर? टेंसर क्या है, मतलब किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर? जी ठीक है, तो एन डायमेंशनल रे है, तो बेसिकली इसे एन डायमेंशनल मैट्रिक्स आप कह लें, ठीक है। तो आपके पास वो 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, 4 डायमेंशनल भी हो सकती है, उसकी कोई भी आप डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन ले सकते हैं। सो दैट इज अ टेंसर। तो बेसिकली जब आप उसकी टेंसर में रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी डेटा की, उसको रे में ले जाते हैं, उसको 1 डायमेंशनल रे में ले जाते हैं, 2 डायमेंशनल रे में ले जाते हैं, 3 डायमेंशनल रे में ले जाते हैं, तो वो आपकी वेक्टराइजेशन हो रही। वेक्टराइजेशन का जो फायदा है वो आपको होता है प्रोसेसिंग के दौरान। अब जीपीयू और सीपीयू में क्या फर्क होता है? जीपीयू आप लोगों ने किसने यूज किया? आपने यूज किया। जीपीयू और सीपीयू में फर्क क्या है? सॉरी, जीपीयू में असल में आपके पास बहुत सारी कोर्स हैं, there are thousands of cores, it could be any number of cores, but GPU has a lot more cores than a CPU। अगर आप ये नॉर्मल भी ले लेंगे तो ये क्वाड कोर होगा, 4 कोर्स तो होंगी इसमें भी। जी कूडा तो है, लेकिन जीपीयू में देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ कोर्स। अब वो कोर्स का फायदा क्या है या कब यूजफुल है? जब आप कोई ऐसा टास्क है जो आप हर कोर को दे सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा टास्क है, मैंने एक पूरे इमेज पे कोई काम करना है, ठीक है, तो क्या मैं एक ही बंदे को दूंगा कि ये सारा करे, या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा काम इनको दे दूं, थोड़ा सा इनको दे दूं, थोड़ा सा उनको दे दूं, थोड़ा सा उनको दे दूं, कि वो सारे अपने ओन पे थोड़ा थोड़ा काम करें, और फिर आखिर में मैं उसको एग्रीगेट कर लूं। मतलब एक इमेज है, ये उसके एक पोर्शन पे काम कर रहे हैं, ये उसके दूसरे पोर्शन पे काम कर रहे हैं, वो तीसरे पोर्शन पे काम कर रहे हैं, राइट। और इस तरह सब में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, हर एक अपने अपने इमेज के पोर्शन पे काम कर रहा है, और आखिर में जब सब प्रोसेसिंग कर लें तो मैं सबको कंबाइन करके एक रिजल्ट दे दूं। ये कब पॉसिबल है? क्या मैं इमेज को इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ उसके टास्क को, कि हर बंदे को मैं थोड़ा थोड़ा टास्क दे दूं, वो अपना कर ले और आखिर में उनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर लूं? इज इट पॉसिबल या नहीं है? वो कब पॉसिबल है? जब वो टास्क एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपने सुना है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अगर 3x3 का फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो एक बंदा इन 9 पिक्सल्स पे काम कर रहा है, दूसरा इन 9 पिक्सल्स पे काम कर रहा है, तीसरा इन 9 पिक्सल्स पे काम कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। वो फिल्टर की जो वैल्यूज हैं उनको इमेज की वैल्यूज, इंटेंसिटी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है। ये काम हर बंदा इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो एक पोर्शन पे काम करके आप अगर आपने काम करना है तो आपको वेट नहीं करना कि पहले दूसरे पोर्शन पे हो जाए, फिर मैं उधर से रिजल्ट आएंगे तभी मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये इन पैरेलल हो सकता है। तो ये काम आप डिफरेंट कोर्स को दे सकते हैं। अगर तो सीक्वेंशियली हो तो आप डिफरेंट कोर्स को नहीं दे सकते, फिर आपको एक ही कोर पे काम करना है, राइट।
तो टेंसर जो आपकी वेक्टराइजेशन है पाईटॉर्च में, वो बेसिकली जो टास्क हैं उनको पैरेललाइज कर देते हैं। सो अगर आपने मैट्रिक्स वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो एक है x1 x2 x3 और एक है y1 y2 y3, और इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो क्या रिजल्ट आएगा? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। एक तरीका ये है कि मैं लूप लगा लूं, इसकी पहली वैल्यू लूं, इसकी पहली वैल्यू लूं, उनको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और उसमें ऐड कर दूं, फिर मैं उसको आइट्रेट करूं, फिर ये वाली वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू ली, इनको आपस में मल्टीप्लाई की, ऐड कर दी, फिर एक दफा और आइट्रेशन की, ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, और उनको ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। तो पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया। एक ही कोर है मेरे पास, मैंने कहा मैं इसी तरह कर सकता हूँ, सीक्वेंशियली कर लेता हूँ। दूसरा ये है कि ये मैंने टास्क एक कोर को दे दिया, ये टास्क दूसरी कोर को दे दिया, लेट्स सपोज ये टास्क तीसरी कोर को दे दिया, उन्होंने अपना अपना काम किया, उन्होंने आपस एक कोर ने x1 y1 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ने x2 y2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ने x3 y3 को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मेरे पास तीनों कोर्स के रिजल्ट आ गए, मैंने आपस में ऐड कर दी। मेक सेंस? तो ये इन पैरेलल हो गया ना काम, जो पहले मैं सीक्वेंशियली कर रहा था लूप लगा के। तो ये वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट। मेक सेंस? कि वो आपके इन टास्क को जो बज़ाहिर पैरेललाइजेबल नहीं है, लेकिन उनको पैरेललाइजेबल बना देता है बिकॉज़ दे आर इंडिपेंडेंट टास्क, और फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको एग्रीगेट कर देता है। सो दिस इज व्हाट वेक्टर्स डू, जो आपकी टेंसर्स आपके डिफाइन होते हैं जैसे टेंसर फ्लो में। यहां तक किसी की कोई क्यूरी? डू इट मेक सेंस? ओके, रिग्रेशन एनालिसिस ये आप लोगों ने कवर किया हुआ है? ये नहीं किया हुआ? ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस इज बेसिकली, तो लेट्स सपोज आपके पास कोई इनकम है, यहाँ पे इनकम का कॉलम है, आपके पास डिफरेंट इनकम लेवल है, और आपके पास सेविंग्स हैं डॉलर्स में। तो आप ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे की पर्टिकुलर इनकम है तो वो कितनी सेविंग कर लेगा, लेट्स सपोज, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रिडिक्ट। कि आप कहते हैं कि एक जनरल पॉपुलेशन में मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा में कुछ लोगों की मेरे पास इनकम है, उनकी सेविंग है, और फिर मैंने ये प्रिडिक्ट करना है कि एक और बंदा है जिसकी एक पर्टिकुलर इनकम है, मैं वो इनकम की बेस पे फिगर आउट कर लूँ कि वो कितना सेव करेगा, राइट? सो व्हाट आई डू इज कि जिन लोगों का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो लेट्स सपोज ये $500 इसकी इनकम है, और इसकी तकरीबन $100 सेविंग है, इसकी तकरीबन $1000 इनकम है, और तकरीबन $450 तक सेविंग है, एंड सो फोर्थ। उन डेटा पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, और उन पे एक रिग्रेशन लाइन मैं फिगर आउट कर लेता हूँ। तो रिग्रेशन लाइन का फार्मूला क्या है? y = mx + c। तो मैंने बेसिकली ये y इंटरसेप्ट फिगर आउट करना है, और मैंने स्लोप फिगर आउट करनी है। अब उसके फार्मूले हैं, अभी हम वो फार्मूले नहीं देख रहे, लेकिन इसमें लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड एक यूज होता है, नॉर्मली वही सबसे ज्यादा यूज होता है, जो ये मेक श्योर करता है कि ये जो रिग्रेशन लाइन है, ये लाइन का फार्मूला है ना, ये आपकी x बार यानी मीन वैल्यू ऑफ x, और y बार यानी मीन वैल्यू ऑफ y से गुजरेगी। यानी कि इसकी मीन वैल्यू जितनी भी है और इसकी मीन वैल्यू जितनी भी है, कि वो उससे गुजरेगी। नॉर्मली लीस्ट स्क्वायर मेथड ये इंश्योर करता है, उससे आपका एरर मिनिमाइज होता है। दिस इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन डज। बट इन लीनियर रिग्रेशन वी हैव mx + c। तो बाय इंटरसेप्ट आपका -66.101 पे, कि लाइन को अगर आप फर्दर एक्सटेंड करें तो -66 पे जाके ये y इंटरसेप्ट को क्रॉस करेगी, राइट? और ये आपका स्लोप है उसकी। तो इस लाइन की ये स्लोप है, क्योंकि लाइन ऊपर को जा रही है, जितनी आपकी ये इनकम बढ़ रही है उतनी सेविंग बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर इनकम बढ़ने से स्लोप आपकी सेविंग कम हो रही होती तो ये नेगेटिव स्लोप होती। सो दिस इज रिग्रेशन इन जनरल, कि आपका एक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इस केस में इनकम है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो सेविंग्स है जिसको रिस्पॉन्स भी कहते हैं, राइट। और आपके पास ये डेटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, उस डेटा को आप प्लॉट कर लेते हैं और उसकी बेस पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पर्टिकुलर फार्मूलेज हैं, उसका पर्टिकुलर एल्गोरिदम है हाउ यू डू इट, वो अभी हम नहीं कर रहे, पर ये दिस इज नोन एज लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उस डेटा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही। और फिर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक बंदे की इनकम 2250 है, तो फिर मैं उस बंदे की इनकम लेता हूँ और उसकी सेविंग फिगर आउट कर लेता हूँ कि उसकी फिगर जो है $900 उसकी सेविंग होगी, गिवन द जनरल ट्रेंड, एक जनरल ट्रेंड है। इसमें किसी की कोई क्यूरी? तो यहाँ पे हम क्योंकि रियल वैल्यू से डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज आइडियली इनफाइनाइट। लेकिन क्या हम इसकी बेस पे ये वाली वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं? Obviously we can interpolate, extrapolate and figure out some value, but that is not advisable. तो जनरली ये कहा जाता है कि जिस रेंज में आपने वैल्यूज को, डेटा में आपके पास जिस रेंज में वैल्यूज है, फ्यूचर में अगर कोई बंदा आता है तो उसी रेंज में अगर वो वैल्यू लाई कर रही है तो आप इस लाइन को यूज करें, बिकॉज वी हैव नो गारंटी कि ये आगे भी ये लीनियर ही रहेगा, ये हो सकता है लाइन यूं हो जाए। सिंस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस लाइन कि आगे जाके इसका बिहेवियर क्या होगा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्स्ट्रापोलेट ना करें, उतनी ही रेंज ऑफ वैल्यूज में ही रहें जितनी की बेस पे आपने रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन भी उतनी रेंज में करें, उससे ज्यादा रेंज में ना जाए। बट दिस इज लीनियर रिग्रेशन इन जनरल। So at the end of the day you are figuring out the line of the equation, जो ये line हम draw कर रहे हैं। Any question? और इस केस में हम सिर्फ एक फीचर ले रहे हैं, so income is the only feature and the response variable is saving। तो income की बेस पे आप saving predict कर रहे हैं, लेकिन क्या saving में सिर्फ income मैटर करती है या कुछ और भी मैटर करता है? हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैटर करती है, वो एक अलग फीचर होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है अगर हाई है तो आपकी इनकम हाई भी हो और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई हो तो सेविंग तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। आप एक महंगी जगह पे रहते हैं जहाँ चीज़ महंगी है तो आपकी बेशक इनकम ज़्यादा हो, एट द एंड ऑफ द डे तो आपकी जेब में कुछ नहीं बच रहा। और आप एक सस्ते इलाके में रहते हैं तो आपकी इनकम हो सकता है कम हो लेकिन आपकी जेब में ज़्यादा सेविंग ज़्यादा हो रही हो। सो दे माइट बी मोर देन वन फीचर्स अफेक्टिंग योर सेविंग्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बजाय हम करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वेयर वी हैव मल्टीपल फीचर्स। जी नहीं, जी आगे बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे रिलेशनशिप वैसे भी लीनियर नहीं होते, लेकिन जब भी आप काम करते हैं ना यू हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है। अब जैसे अगर नाइव बेस लें तो उसमें एक नाइव, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नाइव बेस या नहीं पढ़ा हुआ, उसमें एक सर्टेन अजम्पशन है कि दो फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि ये इनकम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो क्या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे से? है, क्योंकि अगर आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी इन सब की इनकम ज़्यादा है तो सारे ही खर्चे ज़्यादा करेंगे ना। तो उस जगह पे जहाँ पे वो सारे हाई इनकम वाले लोग हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी क्योंकि सारे ही ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तो हमें बहुत सारी अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। फिर हाँ, फिर ये है कि अगर वो अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा तो फिर आप एक कहें कि नॉन लीनियर रिग्रेशन करके देख लेते हैं। अगर लीनियर रिग्रेशन से अच्छा नहीं आ रहा सो लेट्स ट्राई सम नॉन लीनियर रिग्रेशन, क्या उससे अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे? अगर नॉन लीनियर रिग्रेशन से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो आप कहेंगे नॉन रिग्रेशन बेहतर है, वही हमें यूज करनी चाहिए। फिर भी अगर लीनियर रिग्रेशन से आ रहे हैं तो फिर आपकी assumption सही थी कि ये लीनियर है। So you have to do a certain number of experiments to figure out whether it's really a linear relationship or not. But here in this case, जो पहला केस और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स हैं, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक फीचर। लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि मल्टीपल फीचर्स हैं तो अब वो लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, वो प्लेन ड्रॉ कर रहा है। और प्लेन इज जो है वो बेसिकली मोर जेनेरिक है, तो इसी की आप ज्यादा जेनेरिक इक्वेशन बना लें तो वो आपकी प्लेन या हाइपर प्लेन की इक्वेशन बन जाती है, जहां पे अब आपके पास एक स्लोप नहीं है, आपके पास मल्टीपल स्लोप्स हैं, हर डायमेंशन में एक अलग स्लोप है। सो अगर आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, फीचर 1 की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो इसमें
डेटा की स्लोप डिफरेंट होगी, ठीक है ना, और फीचर 2 में उसकी स्लोप डिफरेंट होगी कि फीचर 2 जो है रिस्पांस वेरिएबल को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा ना। तो वहां पे अगर हम सिर्फ फीचर 2 को लेके एक लाइन ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप डिफरेंट होगी, और सिर्फ फीचर 1 को लेके करें तो उसकी स्लोप डिफरेंट होगी। नाउ वी हैव मल्टीपल स्लोप्स। सो मल्टीपल स्लोप्स जब आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आ गई तो अब हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम W वेक्टर से वो रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप्स। दीज आर द इनपुट, ये फीचर वेक्टर है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा फीचर्स हैं, और आखिर में आपके पास इंटरसेप्ट है, और दैट कुड आल्सो बी ए वेक्टर। जब आपके पास हर जो लाइन, हर फीचर के अगेंस्ट जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक, उसका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ के आप प्लेन या हाइपर प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपके पास डेटा लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, तो उस केस में फिर हमें नहीं पता कि वो फंक्शन लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो हम कहते हैं हम दोनों ट्राई कर लेते हैं, लीनियर भी देख लेते हैं, नॉन लीनियर भी देख लेते हैं। तो अगर हम दोनों इकट्ठे ही ट्राई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोई इस तरह का मॉडल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास नॉन लीनियर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, और वो एब्सेंट भी है, मतलब उसकी वो जीरो भी है, ठीक है, वो मौजूद भी है लीनियर, लीनियर अपने उसमें, और वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है आप इसमें कहें कि अच्छा अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन लें तो ये तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा है ना इसी डेटा में, लेकिन ये जो चीज है ये कर्व ड्रॉ कर रहा है, मेक सेंस। तो इन दैट केस आप कर्व भी ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर मिला के भी तो एक कर्व ड्रॉ हो जाएगा ना। एक कर्व होगा, एक कर्व ऐसा भी होगा जिसमें एक स्क्वायर वाला कर्व होगा और उसी के अंदर एक लाइन के भी एक्सप्रेशन आ रही है, तो वो मिल के कोई एक नया कर्व बन जाएगा, ठीक है। लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर को लेके कोई एक नया कर्व बन जाएगा, वो क्यूबिक भी हो सकता है, टू द पावर 4 भी हो सकता है, एंड सो फोर्थ। तो इसकी डिग्री कुड बी वेरी हाई। क्वेश्चन इज इट स्टिल लीनियर और नॉट? अब बताया तो हमें लग रहा है कि नॉन लीनियर है। दिस इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये लेकिन ये आपके लीनियर रिग्रेशन में ही शुमार होती है। उसकी वजह ये है कि जो आपके कॉफिशिएंट हैं, ये वाले कॉफिशिएंट B2, B1, B0, ये अभी भी लीनियर है, नंबर 1। नंबर 2, ये x1 स्क्वायर जो है ये ओरिजिनल फीचर का ही आपने स्क्वायर ले लिया। अगर कार की आप कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी ले रहे हैं, तो इंजन कैपेसिटी अगर 800 है x1 में, तो x1 स्क्वायर में क्या हो जाएगी 800 स्क्वायर। तो ओरिजिनल फीचर ही का आप स्क्वायर ले रहे हैं, ये नहीं है कि कोई अलग फीचर आ रहा है आपके पास। x1 क्यूब ले रहे हैं तो ओरिजिनल फीचर का ही क्यूब ले रहे हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल फीचर है इसका और रिस्पॉन्स वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, क्या वो सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप है या वो स्क्वायर से डिफाइन होता है, क्या वो क्यूब से डिफाइन होता है, क्या वो x की पावर 4 लेके डिफाइन होगा, कौन से तरीके से बेहतर डिफाइन होगा। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे स्टिल लीनियर। तो एनी क्वेश्चंस? तो ये हमने 3 रिग्रेशन के मेथड देखे। एक आपकी सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, फीचर है आपके पास। दूसरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा फीचर्स है, दोनों लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन है जिसमें कर्व ड्रॉ हो रहा है, जिसको फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम लीनियर रिग्रेशन में ही शुमार करते हैं, क्योंकि उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो दे आर फिर एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल लीनियर। सो इधर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं? Now we discuss the concept of overfitting. So how do you define overfitting? Okay. Okay. So let's look at the first result. This sinusoidal wave is the underlying wave. ये वो फंक्शन है जिसको आप लर्न करना चाहते हैं। आप एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर रहे हैं विद डिग्री 0,
डिग्री 0 है तो फिर जाहिर है उसमें कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, उसके कोई क्यूब वाली टर्म तो नहीं है ना, तो कोई नॉन लीनियरिटी तो वो लर्न नहीं कर रहा, वो तो लीनियरिटी लर्न कर रहा है ना। तो आप एक साइनोसाइडल वेव को विच इज नॉन लीनियर इन नेचर, और ये जो डेटा है ये इस साइनोसाइडल वेव को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन आप लीनियर रिग्रेशन करते हैं वो एक लाइन ड्रॉ कर देता है। अब ये लाइन कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, क्या ये डेटा को फिट कर रहा है? ये डेटा को तो फिट नहीं कर रहा, आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एरर, ये वैल्यू जो है इसका एरर इतना है, इसका एरर इतना है, इसका एरर इतना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इसमें बहुत ज्यादा एरर। So this line is not a good representation, it's not a good fit for the data. Good fit क्या होगा? एक sinusoidal wave अगर आप एक sinusoidal function अगर आप learn कर लेते, that would have been a good approximation, that would have been a good fit to the data. This is underfitting कि वो उस डेटा को सही तरीके से फिट ही नहीं कर रहा और बहुत ज्यादा एरर है। फिर उन्होंने डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिया। अब ये लाइन बज़ाहिर थोड़ी सी बेहतर है कि यहाँ पे वैल्यूज हाई हैं, यहाँ पे वैल्यूज लो हैं, तो उसने ये फिगर आउट कर लिया कि अच्छा शायद यहाँ पे ये जो लाइन है वो यहाँ पे हाई है और यहाँ पे कम होती जा रही है, राइट? रिलेटिवली बेहतर उसने फिगर आउट कर लिया। सो दिस लाइन इज अ बेटर फिट देन दिस वन। इसमें एरर उसका कम है क्योंकि ये डिस्टेंस जो पहले इतना ज्यादा था अब इतना हो गया, ठीक है ना? ये डिस्टेंस जो पहले इतना था अब इतना रह गया, तो इसका एरर कम है ना, इट्स अ बेटर फिट टू द डेटा। फिर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिया। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट जो हमारी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो भी एक साइनोसाइडल वेव है और वो कॉरस्पॉन्ड करती है सबसे ज्यादा आपके अंडरलाइंग फंक्शन से। सो दिस इज अ गुड फिट फॉर द दिस डेटा। फिर उन्होंने डिग्री 9 का पॉलिनोमियल लिया। डिग्री 9 का पॉलिनोमियल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द साइनोसाइडल वेव, लेकिन ये हर डेटा पॉइंट के सेंटर से गुजर रहा है, तो डेटा को तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। डेटा में जितने पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली इस कर्व के ऊपर लाया करते हैं, तो डिग्री 9 का पॉलिनोमियल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है इस डेटा को। बट इज दिस curve a good representation of this sinusoidal wave? No, this is overfitting, कि उसने डेटा को ओवरफिट कर लिया, इतना फिट कर लिया है, इतना अच्छे तरीके से वो डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अंडरलाइंग फंक्शन से अब उसका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक रहा नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग फंक्शन भी इतने अच्छे तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। और अंडरलाइंग फंक्शन क्यों नहीं डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था? क्योंकि डेटा में कुछ नॉइज था, ठीक है ना? अब ये जो अंडरलाइंग फंक्शन से हट के हैं वैल्यूज, ये तकरीबन इसके ऊपर है, ये तकरीबन इसके ऊपर है, कुछ वैल्यूज एग्जैक्टली इसके ऊपर भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर वैल्यूज से आगे पीछे हैं, ये नॉइज़ की वजह से, कि ओरिजिनली इसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नॉइज़ की वजह से ये वैल्यू इधर चली गई। तो उसने नॉइज़ को भी कैटर कर लिया है, डिग्री 9 के पॉलिनोमियल ने इस नॉइज़ को भी कैटर कर लिया और अब वो अपने ओरिजिनल जो फंक्शन है उससे बहुत दूर हो गया। दिस इज ओवरफिटिंग जी। जी नहीं, देखिए वो लाइन जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तब भी तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही, वो अंडर फिटिंग है। जी मैथमेटिकली भी हम आगे देख लेते हैं, स्पेशली जब हम डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव में, न्यूरल नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि अंडर जो उसकी उस पर्सपेक्टिव में भी इसको देख लेंगे कि कम्प्लेक्सिटी कितना कम्प्लेक्स है फंक्शन। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ गुड फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। और फिर उसके लिए हम रेगुलराइजेशन करते हैं। रेगुलराइजेशन का पर्पस क्या होता है? अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जो हम एक बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये किसी ने देखा हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। उसको भी हम आगे डिटेल में भी देखते हैं, बट दिस इज जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन। आप न्यूरल नेटवर्क में क्या करते हैं? वेट्स असाइन करते हैं ना इनिशियली। इनिशियली उन वेट्स की वैल्यूज क्या रखते हैं? 0 या वेरी क्लोज टू 0। सो वो दे आर समवेयर हियर इनिशियली, और फिर आप उनको बढ़ाते जाते हैं या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में।
किसी एक डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर देते, राइट। ये जो रीजन है दिस इज लीनियर रीजन। लेकिन अगर आप उनको एक खास हद से ज्यादा बढ़ा दें तो वो इस रीजन में एंटर हो जाते हैं, वैल्यूज इस रीजन में आ जाती हैं। दीज रीजन आर नोन एज सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन में आपकी लर्निंग रुक जाती है, खत्म हो जाती है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो ये है, वो आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग जब आप करते हैं, इनके ग्रेडियंट निकालते हैं तो यहाँ ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट की बेस पे सारा काम कर रहे होते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप वेट बढ़ाते गए हैं तो अल्टीमेटली वो सैचुरेशन रीजन में आ गया, वेट बढ़ने की वजह से, चाहे वो नेगेटिव साइड पे बढ़ा या पॉजिटिव साइड पे बढ़ा, लेकिन वेट बढ़ते गए हैं, वो सैचुरेशन रीजन में आ गया, लर्निंग रुक गई है। तो फिर लर्निंग, उसको दोबारा लर्निंग करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस रीजन में लाना पड़ेगा। और इस रीजन में लाने के लिए जो पहले वेट बढ़ने से इस रीजन में गया था, अब वो दोबारा वापस कैसे आएगा, वेट कम होने से। मेक सेंस। तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं या वेरी क्लोज टू जीरो, आप लर्न करते जाते हैं, वेट्स चेंज होते जाते हैं, या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। बढ़ते 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 उनकी वैल्यूज इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाते हैं वेट्स। सैचुरेशन रीजन में पहुंचते हैं, आपकी लर्निंग जीरो हो जाती है, रुक जाती है, ग्रेडियंट जीरो हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वो एक चीज लर्निंग रुकी वेट बढ़ने की वजह से, तो आप दोबारा अगर लर्निंग कैपेबिलिटी लाना चाहते हैं तो वेट कम करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू पीनलाइज द नेटवर्क कि उसने जो वो वेट लर्न कर रहा है उसमें हम एक रेगुलराइजेशन की टर्म ले आते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम बाकी को छोड़ दें, इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये पेनल्टी है उस पर, कि जब वो सैचुरेशन रीजन की तरफ जाना शुरू करे उस पर पेनल्टी लगना शुरू हो जाए, और वो पेनल्टी लगने की वजह से उसको वापस लेकर आएगा, वो पिनलाइज हो रहा है। अब उसको अपने वेट कम करने पड़ेंगे ताकि ये पेनल्टी खत्म हो या कम हो। ठीक है, तो वो वापस अपने वेट्स को कम करेगा, और जितने वेट ज्यादा हो हम कहते हैं ज्यादा कम्प्लेक्स मॉडल है, जितना वेट कम होते जाते हैं हम कहते हैं लेस कम्प्लेक्स। तो ज्यादा कम्प्लेक्सिटी से वो लेस कम्प्लेक्सिटी में आता है और दोबारा लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। अभी हम उसका ज्यादा मैथमेटिक्स को नहीं देख रहे, बट क्या ये बेसिक कंसेप्ट वालों को क्लियर है? इसमें किसी की कोई क्यूरी? अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सबको क्लियर है? कोई इसमें कोई क्यूरी तो नहीं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन का टास्क है। इसमें जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का टास्क है कि आपके पास एक आर्टिकल है, यू हैव टू क्लासिफाई वेदर इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी टेक्नोलॉजी, वेदर इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी स्पोर्ट्स, और वेदर इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी एंटरटेनमेंट। आपने एक आर्टिकल लिया और उसको आपने क्लासिफाई करना है। अब जो आर्टिकल्स हैं उस केस में हमें कोई भी क्लासिफिकेशन टास्क करना है तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें फीचर्स चाहिए। फीचर क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द डेटा। और इस केस में वो फीचर क्या होंगे, एक आर्टिकल के केस में वो फीचर्स क्या होंगे, वर्ड होंगे, और वर्ड की कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो लेटर्स को मैंने को पे कोई कैलकुलेशंस कैरी आउट नहीं करता। वो ए पे या बी पे या सी पे कोई कैलकुलेशन कैरी आउट नहीं करेगा, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, कोई नंबर रिप्रेजेंटेशन, और उन नंबर्स पे कोई कैलकुलेशंस करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हमें ये इक्वेशन फिगर आउट करनी है ना, w डॉट एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ये फीचर वेक्टर है, तो फीचर वेक्टर आपका वर्ड हो सकते हैं ना, एक वर्ड फीचर है ना। तो आप कहते हैं दिस वाज अ वेरी गुड मूवी, लेट्स सपोज, तो दिस इज अ वर्ड, वो एक फीचर है। वाज इज अ वर्ड, एक फीचर है। आ एक फीचर है, वेरी एक फीचर है, गुड एक फीचर है, मूवी एक फीचर है, सारे फीचर्स हैं। लेकिन अब ये एक फीचर वेक्टर है, तो आप दिस के ऊपर तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वाज के ऊपर तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मूवी के ऊपर तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आप उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उन नंबर्स को इन इक्वेशन में डाल के आप लाइन ड्रॉ करते हैं, हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हैं, राइट। सो यू नीड टू कन्वर्ट दोज वर्ड्स इनटू नंबर्स। तो हर वर्ड आपका एक फीचर है, जिस फीचर की आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक और नंबर्स की फॉर्म में, जिसमें जैसे हम वर्ड वेक्टर्स की फॉर्म में करते हैं, वर्ड एम्बेडिंग जिसको कहते हैं। तो वो एक वेक्टर ऑफ, हर वर्ड की रिप्रेजेंटेशन एक वर्ड वेक्टर से हो जाती है, ठीक है ना, जिसमें एक वेक्टर है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हुई।
इस तरह आप इमेजेस लेंगे, उनकी भी कोई ना कोई वैल्यूज लेंगे। तो अगर आप इमेजेस ले रहे हैं, सो दिस इज एन इमेज, राइट। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यूज हैं? सबसे बेसिक फीचर्स क्या है इमेजेस में? पिक्सल के अंदर क्या वैल्यू होती है जी? वो न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है? इंटेंसिटी किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है? एक रियल वर्ल्ड में इंटेंसिटी किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है? मतलब अगर हम आरजीबी को साइड पे कर दें, हो सकता है वो ग्रे स्केल इमेज हो, लेकिन जो इमेज के अंदर हर पिक्सल पे जो इंटेंसिटी वैल्यू पड़ी है वो किस चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रही है? सो ब्राइटनेस को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, राइट। कि इस पिक्सल पे, इस इमेज का जो ये पिक्सल जिस भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है रियल वर्ल्ड में, उधर लाइट की इंटेंसिटी क्या थी, लाइट की ब्राइटनेस कितनी थी? ठीक है ना। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस क्या होगी? 1 होगी, कंप्लीट ब्राइट। ठीक है ना। मिनिमम क्या होगी? 0 होगी, कंप्लीट डार्क। ठीक है ना। तो आपकी जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं वो बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। सो लाइट ब्राइटनेस को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो लाइट की जो ब्राइटनेस है, दैट इज द मोस्ट बेसिक फीचर इन इमेजेस। जैसा वहां पे वर्ड एक बेसिक फीचर है, यहाँ पे आपके पास ब्राइटनेस एक बेसिक फीचर है। और फिर उसकी बेस पे आप कम्प्लेक्स फीचर्स निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम बेसिक फीचर से कम्प्लेक्स फीचर्स निकालते हैं। बट वी हैव दीज इमेजेस, यहाँ पे हर पिक्सल पे कोई ना कोई इंटेंसिटी पड़ी हुई है, और अगर कलर्ड इमेजेस हैं तो आपके पास हर फीचर, हर पिक्सल पे एक वेक्टर पड़ा हुआ है आरजीबी, जिसमें वैल्यूज हैं। उसी में आर की वैल्यू भी आ रही है, जी की वैल्यू भी आ रही है, बी की भी, रेड ग्रीन ब्लू सबकी वैल्यूज आ रही है, जिनसे मिलके एक पर्टिकुलर कलर आपको नजर आ रहा है। मेक सेंस? तो आपके पास ये, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जितने यहाँ पे पिक्सल वैल्यूज हैं वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगी, और फिर उस पर आप मॉडल लगा के उनको क्लासीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे अब देखें तो अब हमारा मॉडल ये कह रहा है कि ये इमेज जो है, लेट्स सपोज इनमें से कोई एक इमेज, वो उसके ख्याल में डॉग का इमेज है, और उसका अपना ये ख्याल है, उसको अपना कॉन्फिडेंस है, वो कह रहा है 94% उसका ख्याल है कि ये डॉग का इमेज है। अब एक्सपर्ट ने क्या ऐसा कहा होगा कि ये जो डॉग का इमेज है ये उसके ख्याल में 94% डॉग का है? या एक्सपर्ट ने कहा होगा नहीं ये डॉग का ही है, ये कैट का नहीं है, ये वुल्फ का नहीं है? एक्सपर्ट ने कैसे कहा होगा? एक्सपर्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कहा होगा ना कि डॉग का इमेज है। तो वहां पे आपके वन हॉट एनकोडिंग आ जाती है। तो लेट्स सपोज आपकी डॉग की वन हॉट एनकोडिंग है 100, और कैट की है 1010, और वुल्फ की है 001। अब एक्सपर्ट जब लेबल देगा, वो कहता है डॉग है, तो वो उसको ये लेबल देगा, ये वाला वेक्टर उसको लेबल के तौर पे देगा कि पहली वैल्यू 1 है यानी कि ये डॉग है, ये कैट नहीं है, कैट की वैल्यू 0 है, ये वुल्फ नहीं है, वुल्फ की वैल्यू 0 है। आपका मॉडल क्या कह रहा है? आपका मॉडल कह रहा है 0.94 फॉर डॉग, 0.04 फॉर कैट, 0.02 फॉर वुल्फ। वो 94% सर्टेनिटी के साथ कह रहा है ये डॉग है, एक्सपर्ट कह रहा है यही डॉग 100% सर्टेनिटी के साथ। 4% सर्टेनिटी के साथ वो ये कह रहा है कि नहीं ये डॉग नहीं, ये कैट है, और 2% सर्टेनिटी के साथ वो ये कह रहा है कि ये वुल्फ है। डॉग के इमेज को वो कैट भी कह रहा है, और इसके अलावा वुल्फ भी कह रहा है, वो सब कह रहा है, जितनी क्लासेस पॉसिबल हैं वो उनको सब कैटेगरीज में डाल रहा है, लेकिन अपना बता रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस कितना है इस बात कहते हुए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका न्यूरल नेटवर्क लर्न कर रहा है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न बाय योर नेटवर्क, जिसको हम वाई हैड कह देते हैं। एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्चुअली उसकी है, इसको हम y कह देते हैं। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू, और इनका जो डिफरेंस है वो एरर है। अब ये कोई स्केलर वैल्यूज नहीं है कि आपने इनको एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लिया और आपके पास एरर आ गया। इसके लिए हम एक खास तरीका यूज करते हैं जिसको हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। बट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो प्रिडिक्शन है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन हो रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आप सबको आइडिया है ना, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करता है? वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 0.94 उसने डॉग को दे दी,
0.04 उसने कैट को दे दी, 0.02 उसने वुल्फ को दे दी, टोटल तो 1 ही रहा ना, ठीक है। अब 1 हॉट एनकोडिंग का भी टोटल जो है कर लें तो 1 ही आता है, और जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया उसका भी टोटल 1 है, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट। लेबल जो एक्सपर्ट ने दिया उसने एक चीज को सारा 1 दे दिया और बाकियों को 0 कर दिया, और आपका मॉडल किसी को भी 1 नहीं कह रहा, हर एक को कुछ ना कुछ दे रहा, राइट। और वो हम देखेंगे जैसे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है, वो हर एक को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर असाइन करता है, स्वाय बहुत रेयर केसेस के, जो हम देख सकते हैं कि वो रेयर केसेस क्या हैं। तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका न्यूरल नेटवर्क आउटपुट दे रहा है, और एक्सपर्ट भी उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना के दे रहा है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस आप लेते हैं, विच इज द लॉस इन योर प्रिडिक्शन। सो कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, ताकि हम बिफोर वी गो इनटू मैथमेटिकल डिटेल्स, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं अभी तक। इज इट क्लियर? ओके, ये अब हम वो इक्वेशन बार दोबारा देख रहे हैं, w डॉट एक्स प्लस बी। अब ये किस चीज की इक्वेशन है? ये हाइपरप्लेन की इक्वेशन है। जो रिग्रेशन का एल्गोरिथम भी यही हाइपरप्लेन की इक्वेशन ड्रॉ करेगा, लर्न करेगा। आपका न्यूरल नेटवर्क भी यही हाइपरप्लेन की इक्वेशन लर्न करेगा। एसवीएम भी इसी हाइपरप्लेन की इक्वेशन को लर्न करेगा। करने के तरीके फर्क हो सकते हैं। एसवीएम एक डिफरेंट तरीके से काम करेगा, न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट तरीके से करेगा, रिग्रेशन का एल्गोरिथम एक डिफरेंट तरीके से करेगा। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल लर्निंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसका एक्सप्रेशन ये बनता है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनती है, जो इसका अगर आप ड्रॉ कर लें तो ये आपका ज़िग्मॉइड फंक्शन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन। जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे थे, जो आपका बहुत बेसिक किस्म का बाइनरी क्लासीफायर है, जैसे बाइनरी क्लासीफायर जिसको अभी हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए देखेंगे कैसे यूज हो सकता है, इसे बाइनरी क्लासीफायर, और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसकी ये इक्वेशन है। और यहाँ पे जो ये z है, ये z क्या है? w डॉट एक्स प्लस बी, वो हाइपरप्लेन की इक्वेशन है। और इस चीज को ड्रॉ कर लें तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। और न्यूरल नेटवर्क के अंदर दिस इज द मोस्ट बेसिक यूनिट। तो जो आपका w डॉट एक्स प्लस बी है, उसके पास अगर आप उसको पीछे देखें क्या हो रहा है, तो देर इज सम इनपुट x1 x2 अप टू xn। जो भी आप इनपुट फीचर वेक्टर देंगे, वो इमेज भी हो सकता है, इमेज का भी एक वेक्टर हो सकता है, वो आपके किसी टेक्स्ट का भी एक वेक्टर हो सकता है। दिस इज द इनपुट फीचर वेक्टर, जिसमें x1 एक फीचर है, x2 एक फीचर है, xn एक फीचर है। ठीक है, तो हो सकता है आप पहला पिक्सल ले लें, उसकी वैल्यू जो है वो पहला फीचर है, दूसरे पिक्सल की वैल्यू दूसरा फीचर हो सकती है। अगर उसमें n पिक्सल है तो nth पिक्सल की वैल्यू एक अलग फीचर हो सकती है। उन तमाम फीचर्स को आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं विद सम वेट। तो x1 को w1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x2 को आपने w2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और xn को आपने wn से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या आ गए? w1 x1, w2 x2, wn xn। और फिर इनको आप सम कर लेते हैं, एक समर से गुजारते हैं, तो आपके पास क्या आ गया? w डॉट x। इसमें आप बायस वैल्यू ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ गया? w डॉट एक्स प्लस बी। ये आपका एक बेसिक फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी यूनिट इन ए न्यूरल नेटवर्क है। किसी भी न्यूरल नेटवर्क में आप कोई एक न्यूरॉन लेते हैं तो ये उसका पहला पार्ट, और इसको फिर अगर आप w डॉट एक्स प्लस बी को आप एक ज़िग्मॉइड फंक्शन से गुजारें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन से गुजारें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस w डॉट एक्स प्लस बी, और ये w डॉट एक्स प्लस बी is equals to z, so that becomes 1/1 plus e to the power minus z। तो ये आपके पास बेसिकली ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन बन जाता है, इस तरह की शेप आ जाती है।
ये देख, ये अब हाइपर प्लेन ड्रॉ हो रहा है। हाइपर प्लेन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, w डॉट एक्स प्लस बी, ठीक है। तो x जो है वो आपका फीचर वेक्टर है, हर फीचर को एक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके पास वेटेड फीचर्स आ गए, उनको आपने ऐड कर लिया, उसमें बायस ऐड कर लिया और उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन से गुजार दिया, यू गेट सच ए शेप, जो आपके पास ये शेप आ जाती। ये क्लियर है हर एक को, या इसमें कोई क्यूरी है आप लोगों की? तो हमने हाइपर प्लेन की इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सेपरेट करना है एक क्लास के कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को दूसरी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट से, वो आप हाइपर प्लेन की इक्वेशन से करेंगे, w डॉट एक्स प्लस बी को ड्रॉ करके करेंगे, और फिर जब हम उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन से गुजारते हैं तो वी गेट सच ए शेप। और फिर हम इसमें ये वो पॉइंट है जहां पे w डॉट एक्स प्लस बी जो है कितना हो जाएगा, 0। अब आप ये कहते हैं कि अगर एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक टाइप के हैं, ठीक है ना, लेट्स सपोज हम इनको पॉजिटिव कह देते हैं या इनको नेगेटिव कह देते हैं, ये नेगेटिव्स पड़े हुए हैं और ये पॉजिटिव्स पड़े हुए हैं। तो ये हाइपर प्लेन है जो इन नेगेटिव्स को पॉजिटिव से सेपरेट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब w डॉट एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा, वो इस लाइन के इस साइड पर है, और जब ये w डॉट एक्स प्लस बी लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होगा, वो इक्वेशन हाइपरप्लेन के इस साइड पर है। तो इस हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर ये 0 से बड़ी वैल्यूज इधर है और 0 से कम वाली वैल्यूज इधर हैं, तो इस हाइपरप्लेन पे जो वैल्यूज हैं वो कौन सी वैल्यूज पड़ी होंगी, 0। तो इस हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, w डॉट एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इस हाइपरप्लेन की इक्वेशन। अब हम वापस आते हैं, यानी जहां पे w डॉट एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 है, वहां पे ये लाइन पड़ी हुई है, उस लाइन के एक तरफ पॉजिटिव्स है और दूसरी तरफ नेगेटिव्स है, मेक सेंस। तो ये कहां पे 0 हो रही है, w डॉट एक्स प्लस बी जहां यहां पे 0 हो रही है ना, यहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, को बता सकता है, व्हाट वुड बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन। ये जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन, अगर मैं ये w डॉट एक्स प्लस बी को 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस, ये 0 हो गया, -0, अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/1 प्लस 1, 1/2 इक्वल टू 0.5, 0.5 हो गया ना। तो अगर 0.5 हो गया तो यहां पे ये 0.5 है। तो अगर w डॉट एक्स प्लस बी, अब अगर ये 1.5 से बड़ा होगा तो एक क्लास हो जाएगी, इसका 0.5 से बड़े होने का ये मतलब है w डॉट एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, 0 पे एग्जैक्टली 0.5 है ना। तो जब w डॉट एक्स प्लस बी 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो जाएगी, तो वो कौन सी क्लास होगी, पॉजिटिव क्लास होगी। और जब w डॉट एक्स प्लस बी नेगेटिव 0 से कम हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, तो उस फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 से कम हो जाएगी। तो 0.5 से कम होने का मतलब ये नेगेटिव क्लास को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और एग्जैक्टली 0.5 पे क्या होगी, कुछ भी, वो आप इट्स लाइक सिटिंग ऑन द फेंस। अगर आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, तो आप पाकिस्तान में या इंडिया में, कहीं भी नहीं, आप बॉर्डर पे है ना, यतीम है, उसके बाद भी यतीम ही है, लेकिन चले उसको हम कह लेते हैं यतीम। लेकिन आप एक कदम इधर हो जाए तो आप इंडिया पहुंच जाते हैं, एक कदम इधर हो जाए तो आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। सो दैट्स द बॉर्डर, बॉर्डर पे आपकी कोई क्लास नहीं होती, ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है। बॉर्डर से इधर मूव करेंगे तो इंडियन होंगे, इधर मूव करेंगे तो पाकिस्तानी होंगे, मेक सेंस।
तो यही यहाँ पर है कि जब हम, सो दिस इज द बॉर्डर डिसीजन सरफेस, इसकी एक साइड पे पॉजिटिव क्लास है, दूसरी साइड पे नेगेटिव क्लास। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं कि इसी चीज को अब हम देखें कि जब आपकी क्लास पॉजिटिव है, y इक्वल टू 1 है, इसको हमने पॉजिटिव को 1 से रिप्रेजेंट कर दी, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन ये बनता है ना, ठीक है, w डॉट एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, सम पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाता है, यही पर एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव होता है, आपकी क्लास नेगेटिव है, तो फिर आपके पास, अब हम फोर्स कर रहे हैं, ये याद रखें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन इज नॉट अ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन। प्रोबेबिलिस्टिक होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आप कब कहेंगे ये प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है? 1 के बराबर हो, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली इस चीज को डिस्कस किया है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फार्मूला ये है, ठीक है ना। तो वो ये सिर्फ ये यहां पे हम बाय फोर्स एक काम कर रहे हैं, दिस इज बीइंग डन बाय फोर्स। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन आपको वैसे नहीं दे रहा है, दिस इज बाय फोर्स। क्या आप कहते हैं कि अगर क्लास पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन है, और अगर क्लास नेगेटिव है तो 1 माइनस दिस होगा। तो आपके पास ये जो भी वैल्यू आ रही है, अगर ये मैक्सिमम 1 होती है, 0 और 1 के बीच में है, तो 1 माइनस करके आपको क्या मिलेगा? जैसे अगर ये इधर आपको वैल्यू 0.6 मिलती है, तो 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो फिर अगर आप देखें 0.6 और 0.4 का वेक्टर बना लें, तो एक क्लास की बात कर रहा है, दूसरा दूसरी क्लास की बात कर रहे हैं, इन दोनों का सम कितना है? 1। तब आप कह सकते हैं कि दिस इज सम प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू, क्योंकि आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं ना। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, वो हमने बाय फोर्स किया है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन में इनहेरेंटली नहीं है, लेकिन जब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 माइनस दिस, तो अब ये प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन बन गया। तो इसको फिर हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नेगेटिव। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नेगेटिव और y इक्वल टू 0। मेक सेंस? कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछ लें। सो दिस इज वो पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है और ये नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी है। और फिर हम ये कहते हैं कि जब, जिसका अभी हमने देखा कि एग्जैक्टली 0.5 पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, 0.5 से ज्यादा होगी ये प्रोबेबिलिटी तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, और अगर ये उससे ज्यादा नहीं है तो आप उसको कह देंगे नेगेटिव। सो दिस इज द, अब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन को क्लासीफायर में कन्वर्ट कर लिया और 0.5 पे डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। तो पॉइंट, ये पॉजिटिव क्लास होगी व्हेन w डॉट x प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज वुड बी नेगेटिव। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हाइपरप्लेन की इक्वेशन है, राइट। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 पे आपकी डिसीजन सरफेस है जहाँ कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। उससे ग्रेटर पे 0 पे पॉजिटिव है और लेस पे नेगेटिव है। लेकिन टू मेक इट, टू सिंप्लीफाइड, हम इसको लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं, इट इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। एक्चुअली ये कंसेप्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है चीज। तो अब यहाँ पे हम एक क्विक एग्जाम्पल कर लेते हैं। दिस इज सम, एक मूवी का रिव्यू है, राइट। अब मूवी को रिव्यू को हमने देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं इसे, पॉजिटिव रिव्यू और नेगेटिव रिव्यू? हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फीचर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो वर्ड्स आर द फीचर्स, राइट। तो हम क्या कैसे कहेंगे ये पॉजिटिव है, अगर उसमें पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं। नेगेटिव हम कब कहेंगे, जब उसमें नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। इधर आपको पॉजिटिव वर्ड नजर आ रहे हैं, नेगेटिव नजर आ रहे हैं, दोनों नजर आ रहे हैं। For instance, there are virtually no surprises and the writing is second rate. Second rate पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे सेकंड रेट को, या बुरे तरीके से देखेंगे? थोड़ा सा नेगेटिविटी है ना इसमें। So why was it so enjoyable? For one thing, the cast is great. अब वर्ड ग्रेट आ गया, तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पहले वो नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। Another nice touch is the music. अब वो म्यूजिक को भी कह रहे हैं इस वक्त गुड। I was overcome with the urge to get off the couch and start dancing. Suck me in and it will do the same to you. तो अब ओवरऑल ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
ओवरऑल हमें लग रहा है कि शायद ये पॉजिटिव है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स हैं? नहीं, इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट बना लें, एक नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट बना लें। पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट को हम पॉजिटिव लेक्सिकॉन कह देते हैं, नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट को हम नेगेटिव लेक्सिकॉन कह देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट में कितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कितने नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये उनके फीचर्स हैं। तो इसमें से हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास हम ये नहीं आ रहा है इसमें स्लाइड चेंज नहीं, ओके ये स्लाइड क्यों नहीं नजर आ रही है? बीच वाली स्लाइड को नजर ही नहीं आ रही, और वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पे हो रही उधर, हाँ ये क्या चक्कर होगी? चलो मैं चेक कर, नहीं अभी भी नहीं हुई। उधर आपको नजर आ रही, इधर नहीं आ रही, क्या चक्कर? हाइड हुई होगी, हाइड कहाँ से ठीक होगी? हाइड प्रेजेंटर व्यू नहीं है तो ऐसा तो कोई नहीं इसमें आ रहा। चलें, वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन चलें इसमें से फिर हमारे पास लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स जब हम देखते हैं तो इस हमारे इसमें तकरीबन हमारे पास 3 पॉजिटिव वर्ड्स हैं, एंजॉयबल, ग्रेट, नाइस। तो इसमें आप देखें एंजॉयबल, ये एंजॉयबल है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ग्रेट इज ए पॉजिटिव वर्ड, और नाइस किधर गया? कहाँ पे? सेकंड लाइन पे लास्ट, ओके नाइस। सो एंजॉयबल, ग्रेट एंड नाइस, ये पॉजिटिव वर्ड्स हमारे पास आ गए। टोटल पॉजिटिव वर्ड्स कितने हो गए? 3। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव वर्ड्स हैं। एक ये वर्ड हॉकी, जो ये हॉकी प्ले गेम नहीं, इट्स एन अमेरिकन स्लैंग के जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई मतलब कोई बहुत अच्छी चीज ना हो। और फिर सेकंड रेट, सो दीज आर 2 नेगेटिव वर्ड्स, राइट? तो पॉजिटिव वर्ड्स 3 हैं, नेगेटिव वर्ड्स 2 हैं। फिर हम काउंट करें एक और फीचर, ये फीचर एक्सट्रैक्शन है, जब हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव वर्ड्स में, पॉजिटिव लेक्सिकॉन में से कितने वर्ड्स आए, नेगेटिव लेक्सिकॉन में से कितने वर्ड आए, और वर्ड नो जो है नेगेटिव वर्ड, निगेशन वाला वर्ड, वो कितना आया, वो 1 आया। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है कि आपके इसमें कोई निगेशन तो नहीं है। इससे हम कुछ फीचर्स निकाल लेते हैं, और ये वो फीचर्स वो दिए हुए हैं कि उसमें कोई निगेशन आ रही है, इसमें प्रोनाउंस आ रहे हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहे हैं, टोटल वर्ड काउंट कितना है। तो ये हमारे फीचर्स हैं जो हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और हर फीचर को कोई ना कोई वेट दे दिया। लेट्स सपोज जो पहला फीचर है जो पॉजिटिव लेक्सिकॉन के वर्ड्स का है, उसका वेट है 2.5। तो अगर एक पॉजिटिव 2.5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? 7.5 पॉजिटिव नंबर आया ना, और जो पॉजिटिव 7.5 है वो w डॉट एक्स प्लस बी का हिस्सा ही बनेगा ना आगे जाके। तो वो उसको 0 से ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? ज्यादा कर। तो जो पॉजिटिव वर्ड हैं वो मिलके उनका इम्पैक्ट ये है कि वो उनका जो कंबाइंड नंबर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करके वो 0 से बड़ा है, यानी वो कोशिश कर रहा है कि क्लासीफायर इसको पॉजिटिव कहे। मेक सेंस? w डॉट एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है ना, तो अगर वो 0 से वैल्यू को बड़ा कर देता है तो वो उसको पॉजिटिव क्लास की तरफ लेके जा रहा है। मेक सेंस? नेगेटिव लेक्सिकॉन के जो वर्ड्स हैं उनका वेट लेट्स सपोज -5 है, तो -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? -10। -10 उसको 0 से नीचे लेके आ रहा है, तो नेगेटिव वर्ड्स उसको पुल कर रहे हैं टूवर्ड्स नेगेटिव क्लास, पॉजिटिव वर्ड्स पुल कर रहे हैं उसको टूवर्ड्स पॉजिटिव क्लास। मेक सेंस? नो उसको क्या कर रहा है, नो भी उसको नेगेटिव की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं कर रहा जितने ये कर रहे हैं। ये जो नेगेटिव लेक्सिकॉन के वर्ड्स हैं उसको ज्यादा पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव क्लास। वर्ड नो उसको कर रहा है लेकिन उस तरह नहीं कर रहा। बाकी वो उसने पॉजिटिव वेट्स दे दिए तो वो पॉजिटिव क्लास से पुल कर रहे हैं, तो इनका कोई कंबाइंड इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, अब हमने देखना है वो कंबाइंड इम्पैक्ट क्या है। तो हम इन पे वो कैलकुलेशंस कैरी आउट करते हैं, और फिर हम इन वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद फीचर वैल्यूज। उसमें हमने एक बायस वैल्यू 0.1 जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर वो ऐड कर दी,
और उस पर ज़िग्मॉइड फंक्शन लगा दिया 1/1 प्लस e⁻⁻z और हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7। 0.5 से बड़ा हो तो क्या होता है? पॉजिटिव क्लास होती। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवी रिव्यू के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। तो इसी मूवी रिव्यू के नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 - 0.7 0.3। तो उसका अब जो उसकी जो क्लास उसने अल्टीमेटली जो उसने प्रिडिक्ट की है, उसने एक वेक्टर बना दिया। प्रिडिक्शन का एक वेक्टर है y हैट, और y हैट क्या है? 0.7 0.3। एक्सपर्ट ने इसी रिव्यू को पॉजिटिव कहा था, तो एक्सपर्ट का वेक्टर क्या था? ये तो y हैट है ना, तो एक्चुअल क्या होगा? 1 0। और आपका मॉडल क्या कह रहा है? 0.7 0.3। इनका डिफरेंस जो है वो एरर है, लॉस है, जैसे हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस देख लेते हैं बड़ी क्विकली। तो खैर ये फिलहाल हम ये डिस्कशन नहीं करते, लेकिन वी लुक एट द क्रॉस एंट्रोपी लॉस फ्रॉम द ट्रू आउटपुट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस एंट्रोपी लॉस। इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम जरा शॉर्ट है। दिस इज द प्रिडिक्टेड आउटपुट y हैट, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट y, दिस इज 1 - y हैट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 - y हैट। अगर y हैट पॉजिटिव है तो 1 - y हैट नेगेटिव होगा, एंड दिस इज 1 - y। तो अगर मैं y इक्वल्स टू पॉजिटिव ले लेता हूँ कि ये पॉजिटिव क्लास का ऑब्जेक्ट का कैटेगरी का है, तो y अगर 1 हो जाएगा तो y हैट y 1 - y हैट टू द पावर 1 - y। तो अगर पॉजिटिव क्लास है y इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, y हैट हो जाएगा, 1 - y 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे उस केस में, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? y हैट, सिर्फ y हैट रह जाएगा जो प्रिडिक्टेड क्लास। और अगर y इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला कैंसिल होगा, और 1 - 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 - y हैट। तो अगर ये पॉजिटिव क्लास है तो ये y हैट देगा, और अगर ये नेगेटिव क्लास है तो 1 - y हैट देगा। ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x है। If y equals to 1, this simplifies to y hat. Y equals to 0, this simplifies to 1 - y hat. तो ये एक्सप्रेशन वो यूज करते हैं। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द लॉस, लेकिन अब हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। सो इसको हम इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो करेक्ट लेबल है, तो अगर ये पॉजिटिव है, एक मूवी रिव्यू पॉजिटिव है, तो हम उसके पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे ना, ताकि वो 0.7 0.3 0.7 जितना 1 के करीब होगा उतना एरर कम होगा ना। हमने उसको कहा कि हमारे ख्याल में ये पॉजिटिव है, और हमें कितनी सर्टेनिटी के साथ ये हम बात करें? 0.7, ठीक है। और ये हमारी परफेक्ट क्लासिफिकेशन होगी अगर वो 0.71 बन जाए, क्योंकि एक्सपर्ट भी यही कह रहा है। तो हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे ना, 0.7 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जितना 1 से क्लोज कर सके उतना अच्छा है ना, बुरा तो नहीं है। तो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट लेबल, दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, अब इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। एक तो खैर हम लॉग ले लेते हैं, लॉग लेके ये आ जाता है, और दूसरा ये कि हम इसका इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वी ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस। तो हम बेसिकली इस एक्सप्रेशन को जो लॉग लेकर आ रहा है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और जब हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव को हम मिनिमाइज कर रहे होंगे। अगर इसको हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो इसका ये जब मैक्सिमाइज हो रहा है तो इसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का अगर हम नेगेटिव ले लें तो ये हमारा लॉस है, इसको हम लॉस कह देते हैं। कि करेक्ट प्रोबेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना, तो अगर करेक्ट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है तो उसका नेगेटिव मिनिमाइज हो रहा होगा। तो जब करेक्ट क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमाइज हो रही है, तो उसका एरर कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना, तो उसका एरर को हम लॉस कह देते हैं, तो उसका लॉस मिनिमाइज हो रहा है ना। तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होके आपकी करेक्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रही है, तो उसका नेगेटिव कम से कम होता जा रहा है, उस नेगेटिव को हम लॉस कह देते हैं।
and that is known as the cross entropy loss. यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी क्वेश्चन? यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था कि हाउ डू वी अराइव एट क्रॉस एंट्रोपी लॉस. क्रॉस एंट्रोपी लॉस आया कहाँ से? तो दिस इज क्रॉस एंट्रोपी लॉस. और फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या ये क्रॉस एंट्रोपी लॉस काम करता है. तो वो चूंकि रिव्यू एक्चुअली पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी 0.7, और इसका लॉस निकाले तो वो सिर्फ नेगेटिव लॉग, इसका नेगेटिव लॉग ले ले, 0.7 का नेगेटिव लॉग ले लें. दिस इज द लॉस. कि इतनी अभी गुंजाइश है उसमें कि जो एक्सपर्ट ने उसको कहा था और हमारा जो मॉडल कह रहा है उसमें अभी इतना फर्क है कि इसको अभी हम इतना इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. 0.36. तो वो पॉजिटिव ही क्लास थी और हमने पॉजिटिव क्लास को 0.7 कहा, तो हमने ज्यादा तो पॉजिटिव ही कहा ना उसको, ठीक है ना. तो हमारा एरर कम होना चाहिए. लेकिन अगर हम पॉजिटिव क्लास को नेगेटिव कह देते या नेगेटिव क्लास को पॉजिटिव कह देते हैं, तो हम तो नेगेटिव कह रहे हैं, नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं 0.3. लेकिन अगर नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं 0.3, राइट, एक्चुअली वो पॉजिटिव है. तो नेगेटिव अगर हम उसको कहें तो हमारा लॉस ज्यादा होना चाहिए. पॉजिटिव को पॉजिटिव कहने से लॉस कम होना चाहिए ना, और पॉजिटिव को नेगेटिव कहने से लॉस ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम पॉजिटिव को जब पॉजिटिव कह रहे थे तो हमारा लॉस कितना था? 0.36. लेकिन जब हमने पॉजिटिव को नेगेटिव कहा हमारे क्लासिफायर ने, तब लॉस बढ़ जाना चाहिए ना. तो 0.36 से बढ़ के 1.2 हो गया. दिस जस्ट एन एग्जांपल टू प्रूव दैट दिस क्रॉस एंट्रोपी लॉस रियली वर्क्स. कि जब आप उसको वही क्लास साइन कर रहे हैं जो उसकी एक्चुअल क्लास है तो लॉस कम है, और जब आप उसको कोई और क्लास साइन कर रहे हैं तो वो लॉस बढ़ जाता है. जी जी, लॉस फिर आगे उसके बहुत सारे तरीके हैं कि लॉस अभी हम चूंकि उस पे अभी नहीं डिस्कस कर रहे. जैसे अगर RNN वगैरह देखेंगे LSTM, तो उसमें लॉसेज ऐड हो रहे होंगे, तो वो देखना पड़ेगा वो पर्टिकुलर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने करना था, दैट इज पार्ट ऑफ दिस टू बी. कितना टाइम लगेगा अभी? 26 मिनट्स. ओके, सो वी हैव सम टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट का किस किस को आइडिया? आपको आइडिया है, आपको आइडिया है, आपको आइडिया है, और किसी को आइडिया? ग्रेडियंट डिसेंट इसमें दो जी आपको भी आइडिया. इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, ग्रेडियंट और डिसेंट. तो हम इन वर्ड्स को पे हमें फोकस रखना पड़ेगा कि ग्रेडियंट क्या होता है और डिसेंट क्या होता है. ग्रेडियंट हम किस चीज को कहते हैं? ओके, कौन सा डेरिवेटिव? जी नहीं, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है? नहीं, लेकिन कौन सा ऑर्डर का ये होता है डेरिवेटिव? किस ऑर्डर का डेरिवेटिव? इट्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट. सो एक तो ये वर्ड ग्रेडियंट आ गया, दूसरा वर्ड डिसेंट. डिसेंट का क्या मतलब है? हाँ, नहीं, लेकिन डिसेंट का मतलब क्या है? कि किसी चीज का कम होना. अब यहाँ पे हम किस चीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. हर न्यूरल नेटवर्क, हर डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, ये एक ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक है. ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है मैथमेटिकली? नहीं, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन इन जनरल इन मैथमेटिक्स? आइदर यू मैक्सिमाइज समथिंग और यू मिनिमाइज. कोई फंक्शन है उसको या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है. अभी हमने दोनों देखे, एक चीज को मैक्सिमाइज कर रहे थे, एक चीज को मिनिमाइज कर रहे थे. मैक्सिमाइज हम किस चीज को कर रहे थे? ट्रू क्लास की प्रोबेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज कर रहे थे, जो क्लास एक्चुअली होनी. एक पॉजिटिव अगर रिव्यू है, एक्सपर्ट्स ने कह दिया पॉजिटिव है, तो हमारा एल्गोरिथम क्या, हम उससे कोशिश कर रहे हैं कि उसके पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए, कि जो एक्चुअली कह रहा है आपका एक्सपर्ट. तो वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ट्रू प्रोबेबिलिटी. लेकिन वो हम कर कैसे रहे? उसके लॉस को मिनिमाइज करके.
कि अगर हम उसका लॉस मिनिमाइज कर ले, वो लॉस इन टर्म्स ऑफ हमने क्या देखा था कि जो उसका ओरिजिनल फंक्शन था प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने वाला, उसी से हमने लॉस निकाला, हमने कहीं और से लॉस नहीं निकाला, ठीक है ना। ओरिजिनली जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन है उसी को यूज करके अल्टीमेटली हमने लॉस फंक्शन निकाला। ट्रू प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने और लॉस चूंकि उसी की टर्म में डिफाइंड है तो उसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव लॉग ले लें तो वो लॉस बन जाता है, उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं। बोथ आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसमें से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लॉस को मिनिमाइज करने का। सो डिसेंट इज व्हेन यू आर डिक्रीजिंग समथिंग, तो इसका उलट क्या है वैसे, एसेंट। तो इसमें कुछ एसेंट भी हो रहा होगा, कुछ बढ़ भी रहा होगा और कुछ डिसेंट हो रहा होगा, राइट। अब किस चीज को हमने डिसेंड करना है? द प्रॉब्लम इज के लेट्स सपोज आप इधर कहीं हैं, ये एक पहाड़ी सी टेरेन है, राइट, माउंटेनियस टेरेन है, इधर आप ट्रैवल करके इधर जा रहे हैं और आपने लेट्स सपोज इस रिवर पे पहुंचना है, जो भी आपने करना है, वहाँ फिशिंग करनी है, उसको क्रॉस करना है, वट एवर द केस में भी। यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पर आप उतर रहे हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं अच्छा मैं चारों डायरेक्शन में, अगर आप 4 डायरेक्शन में, ठीक है ना, आप कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में देखते हैं कि मैं किधर से उतरूं, और आपका एम ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं नीचे आ जाऊं। पहाड़ी से नीचे उतरना है, मैं कम से कम स्टेप्स लेके, कम से कम एनर्जी एक्सपेंड करके, कम से कम टाइम में मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, जहां पे भी खड़े हैं आप पहाड़ी, आप जितनी भी डायरेक्शन है, लेट्स सपोज 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ देखते हैं और फिर उनमें से एक डायरेक्शन चूज करते हैं, क्योंकि ये काम आपने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करना है, कम से कम टाइम में करना है, कम से कम आइट्रेशन में करना है। तो कौन सी डायरेक्शन सुटेबल है? जिसकी स्लोप मैक्सिमम है ना, जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, वहीं पे उतरेंगे तो आप कम स्टेप्स के साथ उतर जाएंगे ना, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल वर्टिकली उतर रहे हैं तो सबसे कम स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, एक छलांग ही काफी, ठीक है ना। लेकिन वो जाहिर है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो पहाड़ी सा इलाका है, तो फिर आप बहुत सारे स्टेप्स लेके नीचे उतरेंगे। लेकिन जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगी वहां आपको कम स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। जहाँ आपकी स्लोप इस तरह है तो वहां आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। अगर आप ट्रेल पे गए यहाँ पे कोई, तो एक उसमें वो फायर वाला भी होता है, उसकी स्लोप बड़ी ज्यादा होती है ट्रेल 3 पे, तो वो उसमें फिर आप बहुत कम टाइम पे ऊपर पहुंच जाते हैं ना। आप ज्यादा टाइम लेके भी इस तरह जिग-जैग करते करते भी ऊपर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी ऊपर पहुंच सकते हैं। तो जहाँ स्लोप ज्यादा है वहां आपका टाइम कम लगेगा, जहाँ स्लोप तकरीबन 0 हो रही है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। मेक सेंस? तो अब हम ये करते हैं कि हम जहां पे भी खड़े हैं उधर जितनी भी डायरेक्शंस हमारी हैं, और वो हर डायमेंशन क्या एक फीचर है, वो फीचर हमें उस टेरेन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन इज अ फीचर, वो हमें इस डायरेक्शन के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। साउथ डायमेंशन इज अ फीचर, वो हमें इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ईस्ट भी एक फीचर है, इधर के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वेस्ट भी एक फीचर इसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जितने आपके फीचर्स हैं वो एक डायमेंशन है आपकी स्पेस में, और आप उन तमाम डायमेंशन में देखते हैं, तमाम फीचर्स को देखते हैं और देखते हैं कि किस फीचर को मैं अगर चेंज करूं कि डायरेक्शन में जाऊं तो मैं ये काम मिनिमम स्टेप्स के साथ कर सकता हूँ। यही हमारा एम है ना, कि हम मिनिमम एनर्जी लगा के मिनिमम टाइम पे के साथ मिनिमम स्टेप्स लेके ये काम कर लें ना। हमें क्यों ज़्यादा टाइम लेना है? हमने क्यों 100 साल ही लगाने हैं एक ट्रेल को, एक पहाड़ी इलाके को सफ़र तय करने में, राइट। हम तो मिनटों में काम करना चाहते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। सो वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप, और जहां पे स्टीपेस्ट स्लोप होती है उधर चले जाते हैं, राइट। अब हम जब ये इक्वेशन देखते हैं mx प्लस सी वाई, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स, क्या वैल्यू आनी चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया ना, y का विद रिस्पेक्ट टू x, m आ गया, स्लोप आ गई। हमारे पास इक्वेशन है w डॉट एक्स प्लस बी, ये फुल डेरिवेटिव है। आपके पास एक ही वेरिएबल था, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास बेतहाशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपका फीचर वेक्टर है।
फीचर वेक्टर जो है उसमें आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, जितने भी फीचर है, n डायमेंशनल स्पेस है तो n फीचर्स होंगे। अब आप हर डायमेंशन में देखेंगे, x1 की डायमेंशन में भी देखेंगे, x2 की डायमेंशन में भी देखेंगे, सारे फीचर्स को देखेंगे और देखेंगे कौन सा फीचर है जो मुझे सबसे तेजी से आगे ले जाता है। और फिर हर एक का एक वेट है, राइट? इस वेट को आप कॉरस्पॉन्ड कर दें स्लोप के साथ। तो जिस तरह ये डेरिवेटिव लेने से आपको स्लोप मिली थी, तो अब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, अब आप फुल डेरिवेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यू विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट? तो लेट्स सपोज ये y है, तो अब आप पार्शियल बाय पार्शियल w1 देख लेते हैं कि w1 को चेंज करने से y पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? w2 को चेंज करने से y पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, wn को चेंज करने से y पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ y, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है कि आप एट ए टाइम एक ही डायमेंशन को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इस डायमेंशन के लॉन्ग स्लोप कितनी है, फिर आप दूसरी डायमेंशन को देखते हैं कि इस डायमेंशन के लॉन्ग स्लोप कितनी है, एनथ डायमेंशन को देखते हैं कि इसके लॉन्ग स्लोप कितनी है, उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैक्सिमम स्लोप। मेक सेंस? अब यहाँ पे अब ये जो है बेसिकली एसेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो पॉजिटिव वैल्यू इज एसेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W1 को चेंज करने से y कितना बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ठीक है। हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। मेक सेंस? सो आवर प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज लॉस। तो मिनिमाइज करने के लिए इसका फिर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और यहां पे हम किस फंक्शन का ले रहे हैं डेरिवेटिव? लॉस का डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वेट W1। और यहाँ पे वेट किसको चीज को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? स्लोप को। कि वेट 1 को चेंज करें बहुत मामूली सा तो लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस तरह LCE with respect to weight 2, LCE with respect to weight Wn. This is the gradient of LCE। और ये एसेंट है, ये उसको बढ़ाएगा। W1 को चेंज किया तो लॉस बढ़ेगा, हमने लॉस को कम करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका इस ग्रेडियंट का नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ पार्शियल LCE ओवर partial derivative LCE with respect to W1, partial derivative of LCE with respect to W2, partial derivative of LCE with respect to and so forth। तो हर देख लेते हैं कि इस डायमेंशन में मूव करने से हमारा लॉस कितना कम होगा, इस डायमेंशन में मूव करने से लॉस कितना कम होगा, इस फीचर की डायरेक्शन में मूव करने से लॉस कितना कम होगा। हम वो वाली डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं जहां एक ही स्टेप में आपका लॉस सबसे ज्यादा कम होता है। मेक सेंस? हम मिनिमाइज कर रहे हैं। सो अब चूंकि हम यहाँ पे ये असेंट था, नेगेटिव ले रहे हैं तो ये डिसेंट हो जाता है, और क्योंकि ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? किसी की कोई क्यूरी? सो मिनिमाइज द लॉस, और फिर हम लेट्स सपोज यहां पर हैं, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, और हम यहां पर आना चाहते हैं। अब हमारे पास इस केस में तो एक ही डायमेंशन है, सिर्फ W ही है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, ठीक है? वो आपको डेरिवेटिव से स्लोप मिल जाएगी, इस पॉइंट पे आपकी स्लोप आ जाएगी। सो स्लोप इसकी नेगेटिव है, इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। और उस अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ये लॉस का कर्व है, इसको कम करना चाहते हैं तो आपको इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, W को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। W बढ़ेगा तो आप इधर जाएंगे तो ये और कम होता जाएगा ना, ठीक है ना? इधर जो भी लॉस है, जितना आप ये W बढ़ाते जाएंगे उतना आपका लॉस कम होता जाएगा ना।
तो लॉस, ये जो स्लोप है ये आपको बता देता है कि किस तेजी से ये आपका लॉस कम होगा, और फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये चूंकि नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना, इसका स्लोप ये ऊपर नहीं जा रहा, लाइन ऊपर नहीं जा रही, लाइन नीचे आ रही, स्लोप इज नेगेटिव। तो उससे उल्टी डायमेंशन में यानी पॉजिटिव डायमेंशन में मूव करना शुरू कर। अगर ये स्लोप पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव डायमेंशन में मूव करते, तो उससे उल्टी डायमेंशन में। तो नेगेटिव जो है वो बेसिकली डायमेंशन को रिवर्स कर देता है। तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा कि अब आप वेट को बढ़ाएं, ठीक है ना, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कर देगा यानी वेट को कम करें। मेक सेंस? एंड वी कीप डूइंग इट, we keep moving on this surface, we keep minimizing the loss, we keep reducing the loss until and unless वो अपने minimum पे आ जाता है, right? So यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन ग्रेडियंट डिसेंट के हवाले से? एंड दिस इज द वेट अपडेट इक्वेशन, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, वी आर पैरामीटराइजिंग आवर प्रॉब्लम विद वेट्स, और वेट्स भी यूज होते हैं और इसमें थीटा भी यूज होता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो वी डिफाइन, जो हम लर्न फंक्शन लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास लॉस क्या है, लॉस इज अ फंक्शन ऑफ एंड वाई। ये जो है ये हमारा सिस्टम की आउटपुट है वाई हैट, लॉस इज अ फंक्शन ऑफ वाई हैट जो आपके सिस्टम की आउटपुट है, और एक्चुअल आउटपुट उन दोनों का फंक्शन है। जो आपके सिस्टम की आउटपुट है इससे फंक्शन ऑफ वेट वेक्टर, वो वेट्स पे डिपेंड करती। तो आप वेट चेंज करेंगे तो आपके सिस्टम की आउटपुट चेंज हो जाएगी। दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव। इनपुट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इनपुट तो जो आपको डेटा मिल रहा है सो मिल रहा है, राइट? सो एक्स तो जो है सो है, कांट चेंज इट। जो इमेज आपको दे दी है ट्रेनिंग में वही है ना, कोई और तो नहीं अब लेकर आएंगे ना, आपको कोई टेक्स्ट दे दिया वही है ना, तो एक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते। बट वी मेक एफ, हम अपने सिस्टम की आउटपुट को हम फंक्शन बना देते हैं वेट वेक्टर का, वेट्स का फंक्शन बना देते हैं। दिस इज बाय डिजाइन। और वो हम क्यों करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि इनपुट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेट्स हमारे कंट्रोल में, तो हम वेट्स को चेंज करके अपने सिस्टम की आउटपुट चेंज कर सकते हैं, और सिस्टम की आउटपुट चेंज करके लॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारे इख्तियार में आ जाती है, राइट? दिस इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। दिस डेरिवेटिव गिव्स यू द स्लोप। इसका हम नेगेटिव लेते हैं, जैसा अभी हमने पहले कहा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, स्लोप पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाते हैं, राइट? उसका एग्जैक्ट नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वहां से आ रहा है, दिस इज द लर्निंग रेट जो आपका स्टेप साइज डिफाइन करता है। अगर आपका स्टेप साइज बहुत बड़ा है, अगर आप ये स्लोप से नीचे उतर रहे हैं और आपका स्टेप साइज बहुत बड़ा है, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है जो आप इसको रोल करते हैं, इधर एक बॉल है उसको छोड़ देते हैं, तो अगर हर 1 सेकंड में या मिली सेकंड में वो एक बड़ा स्टेप ले रही है, वो बॉल बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हो सकता है कि वो करते करते इधर से बाहर निकला है। मेक सेंस? क्योंकि उसका स्टेप साइज बड़ा है ना, तो हो सकता है वो यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाए, इधर से इधर चली जाए, इधर से इधर चली जाए, फिर इधर से यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और फिर ये बाहर निकल जाए। तो वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी आपकी लोकल मिनिमम पे, जिसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अगर आपका स्टेप साइज बहुत बड़ा है तो आप ट्रैवल तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो फाइनल पॉइंट जिधर जाके आपको रुक जाना चाहिए था, आप वहां रुक नहीं पाते, उससे आगे निकल जाते हैं, राइट? दिस इज डाइवर्जेंस, सो यू कांट कन्वर्ज। दूसरा ये कि आप अपना स्टेप साइज बहुत छोटा कर दें। बहुत छोटा स्टेप साइज कर देंगे तो एक बॉल अगर बहुत छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ रही है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ रही है, तो जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत छोटे छोटे कदम ले रही, जस्ट लाइक कोई चूंटी ट्रैवल कर रही, तो उसके लिए तो एक बहुत छोटा कदम भी बहुत बड़ा कदम है ना, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर एक जगह वो फंस गई है तो उसमें से बाय बेसन के अंदर अगर चूंटी फंस जाए तो वो निकल नहीं पाती ना, राइट? क्योंकि उसका स्टेप साइज बहुत छोटा है, तो वो कन्वर्ज कर जाती है वहीं पे जहाँ पे मिनिमम है, वहाँ फंस जाती है। मेक सेंस? लेकिन उसकी जगह कोई ऐसी चीज होगी जिसका स्टेप साइज बड़ा है, राइट, तो वो कभी उधर नहीं फंसेगी।
एक बिल्ली बेसन में कभी नहीं फंसेगी, उसका स्टेप साइज बड़ा है, उसमें से निकल आएगी। मेक सेंस? तो हम ये चाहते हैं कि हम इधर कन्वर्ज करना चाहते हैं तो हम अपना स्टेप साइज छोटा रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपना स्टेप साइज बहुत छोटा रख दें तो क्या होगा? कन्वर्ज तो हम कर जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ आइट्रेशन जो चाहिए टू कन्वर्ज वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट? सो टू वी हैव टू फाइंड सम बैलेंस, एंड देयर इज अनदर पैरामीटर, अ हाइपर पैरामीटर व्हिच इज नोन एज द लर्निंग रेट। अब ये हाइपर पैरामीटर क्यों है? व्हाट इज द हाइपर पैरामीटर? बिकॉज वी कैन नॉट लर्न इट फ्रॉम द डेटा। ये ईटा जो है लर्निंग रेट, ये हम डेटा से लर्न नहीं कर सकते, ये अब डिजाइनर पे डिपेंड करता है वो लर्निंग रेट कितना रखना चाहता है। वो चेंज भी कर सकता है, लेकिन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेटा, बट दैट डिफाइंस द स्टेप साइज। तो हर आइट्रेशन में आप कितना बड़ा स्टेप लेंगे बेस्ड ऑन दिस ग्रेडियंट, राइट? और फिर ओरिजिनल वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास अपडेटेड वेट्स आ जाते हैं, जिसकी अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बड़ी क्विकली। एक आइट्रेशन कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास ये डेरिवेटिव्स हैं, राइट? ये W1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, W2 के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव है, Wn के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड सो एंड सो फोर्थ। दिस इज द ओरिजिनल वेट जिसको थीटा से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज द अपडेटेड वेट। अब इसकी आइट्रेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा, और यहाँ पे ये मैंने पहले बात की थी कि ये चूंकि ये फीचर की वैल्यू है, तो अगर नॉर्मलाइज नहीं करते, जो हमने पहले बात की, अगर एक फीचर को नॉर्मलाइज नहीं करते, स्टैंडर्डाइज नहीं करते, तो कोई फीचर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इंजन कैपेसिटी 1800 सीसी होगी, तो वो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक और फीचर है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, वो एक बाइनरी फीचर हो सकता है कि क्या इस गाड़ी में ये फीचर है या नहीं, ठीक है ना, इसमें क्रूज कंट्रोल है या नहीं है, तो वो आइदर 1 और 0 है। तो वो अगर 1 भी है तो 1 होकर यही वैल्यू आ जाएगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन इंजन कैपेसिटी 1800 है, तो वो इसको कहां से कहां ले जाएगी। मेक सेंस? तो इंजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी क्रूज कंट्रोल पे। एक फीचर दूसरे फीचर पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है सिर्फ अपनी वैल्यू की वजह से, इसलिए हमने नॉर्मलाइज किया था, इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज किया था, ताकि ये जो एक्स जे हैं ये सब कोई भी फीचर ले लें, जे जे इज ए पर्टिकुलर फीचर, तो देयर आर जे फीचर्स। तो चाहे वो फीचर x1 हो, x2 हो, x3 हो, xj हो, वो सब जब एक ही रेंज में आ जाएंगे तो कोई फीचर अपनी वैल्यू की वजह से डोमिनेट नहीं करेगा। मेक सेंस? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये डेरिवेटिव है। हम ये डेरिवेटिव अभी निकाल नहीं रहे, वी कैन डू दैट एक्सरसाइज बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। लेट्स यूज दिस डेरिवेटिव, और अब हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं बड़ी क्विक। सो देयर लेट्स सपोज देयर आर टू फीचर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स 3 है, नंबर ऑफ नेगेटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स 2 है। एज्यूम 3 पैरामीटर्स जिसमें हमारे पास 2 वेट्स हैं और एक बायस है। तो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें 2 वेट्स हैं और एक बायस है, और उनको हमने पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दिया और थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, और इनिशियली हमने ये सारे वेट 0 ले लिए। हमने कहा था ना कि वो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन है उसके बिल्कुल जहाँ पे 0 है, जहाँ पे लीनियर रीजन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन का, इनिशियल वेट्स हम वहाँ पे लेते हैं ताकि शुरू में वो लीनियर फंक्शन लर्न करे, ठीक है ना, लीनियर डिसीजन सरफेस लर्न करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉन लीनियर रीजन में जाता है जहाँ पे सैचुरेशन रीजन भी आ जाए, फिर वो नॉन लीनियर डिसीजन सरफेस लर्न करता है और आखिर में सैचुरेशन रीजन में चला जाता है जहाँ लर्निंग 0 हो जाती है। सैचुरेशन में लर्निंग में 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 है। ये जो कर्व था यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 है, तो वो जब डेरिवेटिव 0 हो गया तो अब वेट अपडेट नहीं हो सकते। यहाँ डेरिवेटिव 0 है, यहाँ कोई चेंज आ ही नहीं रही। इस वेट के कॉरस्पॉन्डिंगली इस लॉस के, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है एफ, वो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वो डेरिवेटिव 0 होगा, वो इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा। तो जब आप इस सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएंगे तो डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, वेट अपडेट होना बंद हो जाएंगे, लर्निंग खत्म हो जाएगी। ये हमने कहा था ना। और शुरू में हम वेट्स को यहाँ पे कहीं रखते हैं, आइडियली 0 रखते हैं ताकि वो इस रीजन में हो, और यहाँ से वो लीनियर रीजन में पहले होंगे तो लीनियर डिसीजन सरफेस लर्न करेंगे, फिर वो नॉन लीनियर डिसीजन सरफेस लर्न करेंगे बिफोर दे मूव ऑन टू सैचुरेशन रीजन। अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब हमारे पास इनिशियल वेट्स और बायस हमने 0 रख दिया, लर्निंग रेट लेट्स सपोज हमने 0.1 रख दिया। अब ये इक्वेशन अब आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है ना। ज़िग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई टाइम्स एक्स जे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ज़िग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी माइनस वाई एक्स जे,
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, ये डेरिवेटिव है बेसिकली, जो लॉस का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस एंट्रोपी लॉस का डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू वेट। अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारे पास वेट अपडेट की इक्वेशन है, ये हमारे पास लॉस की इक्वेशन है, डेरिवेटिव की इक्वेशन है। अब हम हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है और पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके लें तो W1 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, W2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे x2 आ जाएगा, बायस लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हाउ इट वर्क्स, लेकिन ये आपके डेरिवेटिव्स बनेंगे पहले वेट के केस में, दूसरे वेट के केस में और तीसरे केस बायस के केस में। यहाँ पे अब चूंकि हमने W0 लिया था तो W डॉट एक्स 0 हो गया, B भी हमने 0 लिया था तो ये भी 0 हो गया, ये सारे ही 0 हो गया तो सिग्मॉइड ऑफ 0 आ गया, राइट। सिग्मॉइड ऑफ 0 -1, सिग्मॉइड ऑफ 0 कितना था 0.5, so that was 0.5 -1 तो -0.5 हो गया, ठीक है ना। इसका 0.5 -1 -0.5 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इसको अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो वी गेट दीज वैल्यूज। इसको अगर काइंडली ऊपर कर देंगे, इसको अगर ऊपर कर दें ताकि वो नजर आ जाए, ये ऊपर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये अब नई वैल्यूज आ गई, ये इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं। तो पहला जो पार्शियल डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू W1 उसकी वैल्यू -1.5 है, विद रिस्पेक्ट टू W2 -1 है, विद रिस्पेक्ट टू B जो है -0.5 है। दीज आर द वैल्यूज, और ये वैल्यूज अब आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगे ईटा से, -1.5 ईटा 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, -1.1 से मल्टीप्लाई होगा और -0.5.1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये सब्ट्रैक्ट होंगे फ्रॉम थीटा। थीटा ओरिजिनली कितना है 0, हमने सारे 0 रखे। सो अब हम जब ये करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन गई W1 W2B माइनस ईटा टाइम्स दिस, ये पार्शियल डेरिवेटिव। पानी होगा जी, पानी पड़ा हुआ है। बस मेरा भी लेक्चर खत्म हो गया। सो ये 0.1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1.5 जो है -0.15 हो जाएगा, और नेगेटिव होके पॉइंट, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो 0.15 हो गया, ये 0.1 हो गया, ये 0.05 हो गया। दीज आर द थीटा टीज। तो जो हमारे पहले 0 थे अब वो ये वेट अपडेट हो गए आफ्टर 1 आइट्रेशन। फिर आप दूसरी आइट्रेशन करेंगे, तीसरी आइट्रेशन करेंगे, एंड दे विल कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्व्स। सो एनी क्वेश्चन? टाइम हो गया, चलें ठीक है। तो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बस एक लास्ट ही चीज़ रह गई है सॉफ्टमैक्स, तो वो फिर बाद में देख लेंगे। अगर किसी की क्विक क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ पूछें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेरा अगर ये निकाल